हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हाईवे क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम आपके साथ में भारत की नंबर वन करंट अफेयर क्लास की जो सुर्खियां आपके साथ रखते हैं, जो फूल पत्ती वाली क्लास पर आधारित जो क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ रखता हूं। खास ये होने वाला है कि ये क्लास जो मेरी है वो वीकली आएगी, यानी कि 7-7 दिन की क्लासों में आएगी ये दोस्तों। और इसमें सारे विजुअल्स जो आप ये देख पा रहे हो, ये सब पीपीटी आपके लिए तैयार की गई है और डेट वाइज आएगा। जैसे 1 से 7 जनवरी तक हम डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले कुमार गौरव सर की जो क्लास 1 जनवरी को हुई थी वो आएगी, 2 जनवरी को हुई थी वो आएगी। ये सारी डेट वाइज करंट अफेयर आएंगी। टोटल 10 क्वेश्चन एक क्लास में होते थे, वो 10 क्वेश्चन होंगे, मतलब लगभग इसमें 70 क्वेश्चन होने वाले हैं करंट अफेयर के। लेकिन उसके साथ में आप देख पा रहे होंगे कितना सारा डाटा मैं आपके साथ में लेकर आया हूं, जो कुमार गौरव सर अपने क्लासेस में डिस्कस करते हैं। इसीलिए मैंने कुमार गौरव सर का यहाँ पर थैंक्स भी किया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि थैंक्स टू कुमार गौरव सर, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये मैंने करंट अफेयर लिया है उनकी क्लासेस, क्योंकि उनकी क्लास पर बच्चों का विश्वास ज्यादा है। खास ये होने वाला है कि ये जो क्लास है आपकी, ये वीकली होंगी और साथ साथ में आप वीक में देख सकते हो, एक ही बार में ही सारा आपका एक वीक का तैयार हो जाएगा। विजुअल्स होंगे, फोटो होंगे, ये सारी चीजें मैंने दे रखी हैं जिससे कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाओ। और ये फूल पत्ती वाली क्लासेस पर टोटल आधारित होने वाली है, इसलिए आपको ये भी शंका नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि पहले ही इसका एनालिसिस हो चुका है। तो दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि ये क्लास बहुत ही विश्वसनीय क्लास है और उसी के प्रेजेंस में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। आप हमारे साथ रिवीजन कर सकते हैं। कुमार गौरव सर से आप पढ़ते होंगे, लेकिन अगर आप हमारे साथ रिवीजन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये क्लास 7 का 7 दिन का, मतलब जैसे आप डेली आप कुमार गौरव सर को देखते हैं, लेकिन मेरे साथ अगर आप देंगे थोड़ा मिनट, तो आपका पूरा 7 डेज का जो करंट अफेयर है उसका बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा। फिर मैं आपको एक पूरा मंथली, यानी कि पूरी जनवरी की जो कंबाइन करके मंथली आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आपको ये रिवीजन करने का जो डर है वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि इस समय सर्दी में हाथ निकालो तो बाहर हाथ गलने लगते हैं। तो इसीलिए मैंने आपके लिए रजाई में बैठकर आप ये करंट अफेयर देखिए। डोंट वरी, कोई चिंता मत करिए, बस आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको समझते रहिए, आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो सबसे पहले मैं 1 जनवरी यहाँ पर आप डाल लें। 1 जनवरी की जो करंट अफेयर है, जो फर्स्ट डे की जो क्लास है, आप मिला लेना, वो क्लास है। 1 जनवरी की जो क्लास है वो हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि डेनमार्क ने 500 साल पुरानी, 500 नहीं, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, 400 साल, 400 साल पुरानी डाक परंपरा को समाप्त कर दिया है। और 1 जनवरी 2026 से ये डाक सेवा बंद हो जाएगी। ठीक है, तो 1 जनवरी की करंट अफेयर। राजधानी कोपेनहेगन है किसकी? डेनमार्क की। और मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोन है। भूगोल की अगर बात कर लें तो ये डेनमार्क कहाँ पर स्थित है? ये जटलैंड प्रायद्वीप पर डेनमार्क स्थित है। ठीक है, भारतीय संदर्भ में बात करें, भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी की के शासनकाल में हुई थी। तो आप सभी लोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो कई बार पूछा जा चुका है। तो डाक व्यवस्था की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस ने सोयूज 2.1 बी रॉकेट से 52 उपग्रह लॉन्च किए। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। ध्यान दें दोस्तों, मैं अगर मेरे पास टाइम हुआ, क्योंकि मैं भी जो है सरकारी जॉब रेलवे डिपार्टमेंट में हूँ, आप सभी लोग जानते हैं, रेलवे ग्रुप डी में, तो वहीं से जो भी टाइम मिल जाता है घर पे जाकर, वो मैं आपके लिए निकाल पा रहा हूँ। रूस ने सोइज 2.1 बी रॉकेट से 52 उपग्रह लॉन्च किए हैं। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप सभी लोग जाएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि सोयूज 2.1 बी रॉकेट से 52 उपग्रह किस देश ने लॉन्च किए हैं? तो रूस आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, रिलोस समझौते क्या, अभी आप सभी लोग जानते हैं, पुतिन साहब आए थे, तो यहाँ पर उसी के तहत, रिलोस समझौते के तहत प्रक्षेपण किए गए हैं। राजधानी रूस की क्या है? मॉस्को है। मुद्रा क्या है? रूबल। आपसे पूछे कि रिलोस समझौता किस देश के साथ है, तो आप सभी लोग कहेंगे क्या? रूस के साथ में। किसके साथ में? रूस के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया है, तो वो किस देश से संबंधित है, ऐसे पूछा जाएगा, तो राइट आंसर बांग्लादेश। आपसे यूं पूछा जाएगा, पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया, वो किस देश की पहली महिला थी? तो राइट आंसर है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाएगी और मुद्रा आप सभी लोग जानते हैं टका हो जाएगी। भारत बांग्लादेश के संबंध में बात करें, प्रमुख सैन्य अभ्यास आप जानते हो, बोंगो सागर व संप्रीति। बोंगो सागर और संप्रीति किसके साथ होता है? बांग्लादेश के साथ में होता है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार। तो अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार की बात करें, इजराइल सरकार ने 2026 को शांति
पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया है? तो आपसे पूछे जाएंगे कि इजराइल सरकार ने शांति पुरस्कार किस को प्रदान किया है? तो राइट आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चर्चा में रहते हैं, क्योंकि इनकी उम्मीद थी कि हमें शांति पुरस्कार मिलेगा, लेकिन इन्हें शांति पुरस्कार नहीं मिला है। तो शांति पुरस्कार किसको मिला है? मारिया कोरिना मचाडो को। और ये कहाँ से आती हैं? वेनेजुएला से आती हैं, वेनेजुएला में। आप सभी लोग जानते हो 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है, और ये वेनेजुएला से आती हैं। वेनेजुएला में आप सभी लोग जानते हो एंजल जलप्रपात है, और एंजल जलप्रपात किस नदी पर है ये आप हमें बताना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा तरीका मैंने आप लिए सोचा है दोस्तों, जरूर देखिएगा आप। कर्नाटक में विजय पैथ लैब्स का शुभारंभ किसने किया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च। सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 10 के छात्रों के लिए एआई विज्ञान इंजीनियरिंग और गणित पर आधारित है। एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आप समझ लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये फैक्ट में पूछ लेते हैं। जैसे आप आपसे पूछेंगे एक और दो और तीन में क्या सही है, तो ऐसे करके भी क्वेश्चन आता है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च किया गया है, और 6 से 10 के छात्रों के लिए, और एआई विज्ञान और इंजीनियरिंग और गणित पर बल दिया गया है। इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा हो चुकी है। तो ये लोकेशन गुजरात में गांधीनगर जो है, गांधीनगर में स्थित गिफ्ट सिटी में होगा। तो एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा कहाँ हुई है? तो गुजरात में हुई है। तो एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा भैया? तो सारे काम एआई से संबंधित होंगे। आजकल एआई बिना कुछ होगा नहीं। वैश्विक एआई सूचकांक में अगर भारत की रैंकिंग देखी जाए तो ये तीसरी है, और फर्स्ट है यूएसए की, और सेकंड है चाइना की। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य आप सभी लोग जानते हैं, गरबा। तो यहाँ पर गुजरात से संबंधित एक क्वेश्चन था, तो यहाँ पर गरबा यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। और भारत में एआई की रैंकिंग ध्यान रखना, ये थर्ड है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, दवाओं की खोज के लिए पाथ जेनी सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किसने किया है? तो पाथ जेनी सॉफ्टवेयर ये किससे संबंधित है? दवाओं की खोज के संबंधित है। आपसे भी ऑप्शन पूछते हैं आपसे कि दवाओं की खोज से संबंधित कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो चार ऑप्शन ऐसे करके आपको दे देंगे। तो उन चार में से ही आपको ढूंढना है पाथ जेनी सॉफ्टवेयर। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक ये पहल है, नई दवाओं की खोज की प्रक्रिया में तेजी लाना इसका कार्य है। ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर का बेंगलुरु में उद्घाटन हुआ। तो ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर का शुभारंभ कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू द्वारा। टाइप क्या है? न्यू जनरेशन एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। ध्यान देना, इसको बनाया किसने? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL ने बनाया। साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है, ये ये सवारी हेलीकॉप्टर है लाइट। तो ये आर्मी वाला नहीं है, सवारी के लिए प्रयोग होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया गया है। भारत की नवरत्न कंपनियां की बात करें तो HAL 14वीं नवरत्न कंपनी है। भारत की नवीनतम जो कंपनी है, ये 16वीं नहीं, 27 नंबर की। तो नवरत्न कंपनी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ये किस राज्य से संबंधित है, ये भी आप हमें बताएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट का स्वर्णिम युग विश्व कप विजेता। ध्यान रखना भैया, भारतीय महिला कप ने विश्व कप जीता है। इवेंट 2025 में महिला वर्ल्ड कप हुआ था, आप सभी जानते हो। होस्ट भारत ने किया था, और इसकी कप्तान आपसे पूछा जाएगा, हरमनप्रीत कौर कप्तान थी। और इसकी विजेता भारत था, उप विजेता साउथ अफ्रीका था। ये आप ध्यान रखना है। ठीक है। व्यक्तिगत कीर्तिमान की बात करें तो दीप्ति शर्मा शर्मा को आप ध्यान दें। दीप्ति शर्मा से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। महिला T20 क्रिकेट में 152 विकेट के साथ सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है। तो सर्वाधिक विकेट विश्व में बात करने हैं, विश्व में देखना। और सेकंड है मैग्नम सेट, जो ऑस्ट्रेलिया की है। 2025 में विश्व कप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रही हैं ये दीप्ति शर्मा। तो दीप्ति शर्मा से दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला विकेट कीपर कौन बनी है, गेंदबाज कौन बनी है? तो ध्यान रखना, ये दीप्ति शर्मा है। आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2025 में विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रही है? वो भी दीप्ति शर्मा। और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली दीप्ति शर्मा, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रही है? वो भी दीप्ति शर्मा। स्मृति मंधाना की बात करें तो 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है, 10,000। तो ये भी भारत की मिताली राज, और जो मिताली राज है वो प्रथम है, ये भी भारत की है। और स्मृति मंधाना भी भारत की है। तो मिताली राज जो है पहली महिला है जिन्होंने 10,000 रन बनाए थे। लेकिन अगर आपसे पूछे दूसरी महिला कौन सी है जिसने 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली है, तो वो है स्मृति मंधाना। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको
बहुत ही अच्छे से सजाया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नोवाक जोकोविच, जो ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्होंने लिया है। नोवाक जोकोविच ने ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लिया है। तो ये अवार्ड दिया किसने, ये महत्वपूर्ण है। मोहम्मद बिन राशिद अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि मोहम्मद बिन राशिद अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसे मिला है, नोवाक जोकोविच मिला है। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में आता है। तो मोहम्मद बिन राशिद अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसे मिला है, नोवाक जोकोविच। ठीक है, प्लेयर का नाम नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं और ये टेनिस के महानतम खिलाड़ी हैं दोस्तों। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम के नाम से इन्होंने बहुत सारे ग्रैंड स्लैम इन्होंने दिए हैं। तो ध्यान रखना है, नोवाक जोकोविच को मिला है मोहम्मद बिन राशिद अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य तामरी ने जीता राष्ट्रीय बैडमिंटन खिताब। देखिए, 27वीं महिला सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी। कहाँ हुई थी, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में हुई थी। महिला एकल वर्ग का विजेता है ये। ठीक है, सूर्य तामरी ने जीता राष्ट्रीय बैडमिंटन का खिताब। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना है कि जो 27वीं नंबर की महिला सीनियर नेशनल बैडमिंटन जो हुई थी, वो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में ही हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना ये। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनम मिश्रो को T20 में 8 विकेट का रिकॉर्ड। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एक ही मैच में इन्होंने 8 विकेट लिए हैं। तो टोटल 10 विकेट तो लेना होता है। भूटान के लिए खेलते हुए एक मैच में इन्होंने 8 विकेट लिए हैं, 8 विकेट। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। इनका नाम है सोनम श्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार घोषित किया है। ये एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत पासपोर्ट का अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया है। तो राइट आंसर है 21। तो दोस्तों, जो मूल अधिकार, जो भी हमारे सुविधा है, अनुच्छेद जो 21 है, उसमें बहुत सारे जो है फंडामेंटल राइट ऐड होते रहते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर एक देखिए, एक मेनका गांधी केस था, इसमें था विदेश जाने का अधिकार, यानी कि विदेश जाने से किसी को नहीं रोका जा सकता है। ये भी अनुच्छेद 21 की स्वतंत्रता है। और ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। आप सभी लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सारे अनुच्छेद कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन 20 और 21 को जो है नहीं बंद किया जा सकता, क्योंकि 20 और 21 में क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। जब आप किसी के प्राण ही नहीं रहेंगे, तो फिर क्या देश और क्या विदेश, है ना। तो ये नहीं जो है कैंसिल हो सकते हैं। आप सभी लोग जानते हो 352 और 356 और 360 इमरजेंसी जब लगती है, तो ये अनुच्छेद जो है मूल अधिकार भी कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन 20 और 21 को कैंसिल नहीं किया जा सकता है। इसी में एक केस है, मेनका गांधी केस, जिसमें कहा गया है कि विदेश जाने का अधिकार है सभी लोगों को, ये मूल अधिकार है। पुट्टा स्वामी केस है और ये निजता का अधिकार है, जैसे राइट टू प्राइवेसी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। और ये भी मैंने देखो यहाँ पर लिख दिया है कि इफेक्ट में अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी समाप्त नहीं हो सकते। अच्छा, ये है जो पासपोर्ट का अधिकार है, वो किस अनुच्छेद में, 21 में। लेकिन ये केस कौन सा है, तो ध्यान रखना, महेश अमृतलाल केस। महेश अमृतलाल महेश अमृतलाल केस के तहत दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार बना दिया। तो अनुच्छेद 21 हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। अच्छा, इस समय बहुत ही सर्दी हो रही है, तो मुंह जो है ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अटल स्मृति न्यास के अध्यक्ष हो चुके हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अटल स्मृति न्यास के अध्यक्ष कौन है, तो पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। तो पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष नियुक्त किया जा चुका है। एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल ये कहाँ है, ये लखनऊ में। तो जिसको भी यूपी के एग्जाम है, वो ध्यान रखें, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में बनाया गया है। किसके लिए है, तो स्थल जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी का है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है। तो तीन नाम यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जो लखनऊ में स्थित है, वो किन से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, और ये तीनों रहेंगे, और चौथे में एक ऑप्शन रहेगा डी में, आल। तो आप सभी लोगों को आल पे क्लिक करना है। अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबंधित है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से संबंधित है। ये तीनों प्रतिमाएं जो है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जयश्री उल्लास जो है हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर है। तो जयश्री उल्लास जो है ये एज ए सीईओ अगर हम देखें, यानी कि प्रोफेशनल, जैसे शीर्ष भारतीय प्रोफेशनल मैनेजर, यानी कि मैनेजर क्या, जो लोग पूरा कंपनी देखते हैं, शीर्ष जो सीईओ होते हैं। तो शीर्ष भारतीय प्रोफेशनल में अगर बात करी जाए तो जयश्री उल्लास हुरून इंडिया लिस्ट 2025 में टॉप पर है। जबकि हम सभी लोग जानते हैं इनका संबंध अरिस्टा नेटवर्क कंपनी से है। और अगर हम बात करें जैसे भारतीय मूल के वैश्विक टेक लीडर्स कौन कौन से, जैसे सत्य नडेला का नाम हमने सुना है, सुंदर पिचाई का नाम सुना है, नील मोहन का नाम सुना है, लेकिन ये सभी से ऊपर जयश्री उल्लास सबसे जो है रिच है पर्सन, सबसे रिच पर्सन है जयश्री उल्लास। अगर किसमें, शीर्ष भारतीय प्रोफेशनल मैनेजर में। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि विश्व में सबसे पैसा वाली है, मैं ये कह रहा हूँ जो शीर्ष भारतीय प्रोफेशनल मैनेजर है यानी कि सीईओ है, उनमें सबसे पैसा वाली भारतीय मूल की कौन है, वो जयश्री उल्लास हुरून इंडिया रिच लिस्ट की है, लिस्ट में 2025 में शीर्ष पर है। ठीक है, जैसे और भी बात कर लेते हैं, सत्य नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट को देखते हैं, सुंदर पिचाई जो गूगल को देखते हैं, नील मोहन जो यूट्यूब को देखते हैं, और ये सभी भारतीय हैं। ठीक है दोस्तों, नाम से ही लग रहा होगा। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट है, श्री अमित शाह ने असम में नटा द्रवा थान का उद्घाटन किया है। तो आपसे ये पूछा जाएगा, असम में नटा द्रवा दान का उद्घाटन किसने किया, अमित शाह ने किया, जो हम जानते हैं भैया गृह मंत्री हैं अमित शाह। और आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, नटा नटा द्रवा थान का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये असम में हुआ है। ठीक है, असम में कहाँ पर, नागाम जिला असम। अच्छा, ये नेक्स्ट है, श्रीमंत शंकर देव जी जो महान संत हैं वो उनसे संबंधित है, और ये 8वें शास्त्रीय नृत्य सत्रिया के संस्थापक है। तो इसीलिए ध्यान रखना, नटाद्रव का संबंध जो है श्रीमंत शंकर देव जी से है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है श्रीमंत शंकर जी से, और ये महान संत थे। ये 18वें जो जो 8वें शास्त्रीय नृत्य है अपना सत्रिया, उसके ये संस्थापक हैं दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है असम में नटाथ्रवा। तो इसलिए मैं 2-3 बार बोलता हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। नटा थ्रवाथान का उद्घाटन कहाँ हुआ है, असम में हुआ। किसने हुआ किया है, अमित शाह जी ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो देखिए मेडिकल शिक्षा के लिए ई संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है भजनलाल शर्मा। तो ये राजस्थान की जो करंट अफेयर है यहाँ पर ध्यान दीजिए, लेकिन ये पूरे राष्ट्रीय स्तर लेवल की है। डिजिटल गवर्नेंस यानी कि मेडिकल शिक्षा के लिए ई संवाद, ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये ई स्वास्थ्य संवाद का मतलब है कि जो बड़े बड़े प्रमुख जो है नेता हैं, या जो बड़े बड़े प्रमुख जो डॉक्टर हैं, उनसे जो है ई संवाद किया जाएगा। ई संवाद मतलब फिजिकल नहीं जाएंगे, मतलब एक एलसीडी या एलईडी पर जो है बैठकर मीटिंग की जाती है, उसको ई कहते हैं। ई संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया है, मुख्यमंत्री राजस्थान के हम सभी लोग जानते हैं भजन लाल शर्मा है। पांचवें खेलो पांचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो मेजबान है वो भी राजस्थान रहा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा पांचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किसने की है, तो राजस्थान ने की है। ठीक है, आईफा अवार्ड की भी मेजबानी किसने की है, वो भी राजस्थान ने की है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2026 की झलक की 4 प्रमुख रुझान मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर स्थापित वैश्विक समस्याओं में प्रवर्तन नए समीक, तो चलिए यहाँ पर जो है आपका 1 जनवरी का करंट अफेयर समाप्त होता है। अब हम बात कर लेते हैं 2 जनवरी। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, मुख्य शीर्षक 2026 की पहली झलक वैश्विक राष्ट्रीय परिदृश्य। जनवरी माह के प्रमुख घटनाक्रमों का विश्लेषण करते हैं। 1 जनवरी मेरा फिनिश हो गया 19 मिनट में, जो 1.5 घंटे की क्लास है 1 घंटे की, वो 20 मिनट में खत्म हो गई पूरा विजुअल्स के साथ में, कई बार रिपीट करके। ठीक है, अब नेक्स्ट है 2 जनवरी। तो 2 जनवरी को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए यूरोपीय एकीकरण का विस्तार जो है, ध्यान रखिए, बुल्गारिया जो है यूरोप यूरोप में आता है, यूरो जोन का 21वां सदस्य बना। यूरो जोन का मतलब क्या है, बुल्गारिया ने अपनी जो करेंसी है वो 21वां जो है देश ऐसा है जिसने यूरो कर ली है। तो बुल्गारिया की करेंसी आपसे जरूर पूछी जाएगी, वो क्या है, यूरो है। तो ध्यान रखना है सभी लोगों को, क्या है, यूरो है। ठीक है, बुल्गारिया। अब देखिए बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, पूर्व मुद्रा लेव थी। ठीक है, लेकिन अब क्या है, यूरो है। तो यूरो जो है 21वां देश बना है, किसका, यूरोपीय संघ का। तो यूनियन संघ, यूरोपीय संघ का 21वां देश बना है जिसने यूरो मुद्रा ग्रहण की है। वो देश का क्या नाम है, बुल्गारिया। ठीक है,
यूरोजोन का पिछला विस्तार 20वां सदस्य क्रोएशिया था, जिसकी राजधानी जाग्रेब थी। यानी कि 20वां सदस्य था जिसने यूरो अपनी मुद्रा बनाई थी, वो था क्रोएशिया। तो राजधानी क्रोएशिया की जाग्रेब था, ये ध्यान रखना। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपसे पूछा जाएगा यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम में है। और वर्तमान में टोटल 27 देश हैं, जिसमें से 21 लोगों ने यूरो को अपनी मुद्रा कर लिया है। ठीक है। अच्छा, ऐतिहासिक नींव 1957 की रोम की संधि के बाद में और 1952 की मॉस्ट्रिक्ट संधि के बाद में ये यूरोपियन संघ बना था। तो ध्यान रखना, सबसे पहले तो 1957 में रोम की संधि हुई, लेकिन जो सबसे ज्यादा सदस्य जब जुड़े तो वो 1952 की मॉस्ट्रिक्ट की संधि हुई थी। लेकिन आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, मेन इंपॉर्टेंट बात। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, 1992 की मॉस्ट्रिक्ट संधि का संबंध किस संघ से है? तो यूरोपियन होगा, उसमें WHO होगा, ऐसे करके 4 दिए गए होंगे, तो उसमें आपने यूरोपीय संघ चुनना है। ठीक है। और 1957 की रोम संधि और 1992 की maastricht संधि का संबंध किससे है? यूरोपियन संघ का है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। टोटल 27 देश हैं, ये भी आप ध्यान रखना। चलिए, नेक्स्ट है, विश्व के प्रमुख गठबंधन अपनी सदस्यता का विस्तार कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये है नाटो। ये सिंबल किसका है? नाटो का है। तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। नाटो का जो है, आप ध्यान रखना, 32वां सदस्य कौन बना है? वो स्वीडन बना है नाटो का, 32वां सदस्य नाटो का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एससीओ का, यानी कि जिसको हम लोग संघाई सहयोग संगठन बोलते हैं, उसका 10वां सदस्य कौन बना है? तो ये बेलारूस बना है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो करंट अफेयर है वो है। ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन बना है? तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का 10वां सदस्य है। एससीओ का 10वां सदस्य बेलारूस है। और नाटो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर, तो ध्यान रखना है, नाटो का 32वां सदस्य कौन है? स्वीडन। तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर हम भारत और ऑस्ट्रेलिया संबंध, व्यापार और सुरक्षा में गहरी होती साझेदारी। क्या गहरी होती साझेदारी? ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2026 से भारतीय उत्पादों में शून्य ड्यूटी की घोषणा की है, जो व्यापार मुक्त व्यापार समझौते के तहत एक हिस्सा है। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि 1 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ में जो भी व्यापार होगा उसमें शून्य लगेगा। क्या? शून्य ड्यूटी लगेगी, यानी कि कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, शून्य टैक्स लगेगा। ठीक है। जो व्यापार मुक्त समझौते के तहत एक हिस्सा है। भारत और न्यूजीलैंड के साथ भी एफटीए है, यानी कि मुक्त व्यापार। भारत और न्यूजीलैंड जो भी, ये भी मुक्त व्यापार करते हैं, यानी कि जीरो टैक्स लगाते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जीरो टैक्स लगेगा। आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि हाल ही में भारत ने 1 जनवरी 2026 से किसके साथ में शून्य ड्यूटी की घोषणा की है, जो मुक्त व्यापार के साथ एक समझौता है? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है। अब देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में देखिए दोस्तों, एक मालाबार अभ्यास होता है जो 4 देश करते हैं मिलकर, भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसको क्वाड देश कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड, जो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। और मेजबान इस समय कौन था? गुआम था। गुआम प्रशांत महासागर में पड़ता है, गुआम। ठीक है, गुआम। तो ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मालाबार अभ्यास किस देश के साथ नहीं होता है? तो 4 ऑप्शन होंगे आपके पास। 3 ऑप्शन में तो ऐसे होंगे जैसे भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया में से होगा। लेकिन चौथा ऑप्शन आपको कोई भी दे देगा, जैसे इंडोनेशिया दे देगा, जापान दे, क्या नाम, इंडोनेशिया दे देगा, और यूएई दे देगा, ऐसे करके कोई भी दे देगा। वो चौथा नहीं होगा। इन 4, ये 4 होंगे, और जो चौथा इसमें से नहीं होगा वो अपना आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, यमन में तनाव और रूस के साथ भारत की स्थायी संबंध। ध्यान रखिए, जो यमन का मुकल्ला बंदरगाह है, मुकल्ला बंदरगाह को यमन ने भारत से ले लिया, वो चीन के दबाव से लिया है। क्यों? क्योंकि यमन का जो मुकल्ला बंदरगाह था वो भारत के कब्जे में था। कब्जे में मतलब भारत के साथ उसका संबंध था, जिसे वो भारत को दे देते हैं रेंट पे, समझ लीजिए। सऊदी अरब की हवाई हमलों का चर्चा में राजधानी सना है। ठीक है, क्योंकि ये वो हवाई हमला था, उसे संबंध नहीं है। बस आप ध्यान रखिए, राजधानी यानी कि सना हो जाएगी। संदर्भ जो है, ध्यान दीजिए, दिलाह
चक्रवात, जो दिल्हा चक्रवात का नाम जो है यमन द्वारा दिया गया था, जिसने श्रीलंका में तबाही मचाई। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था, यहाँ पर ध्यान दें। सागर बंधु का संबंध किससे है? तो दितवाह से। तो भारत रूस संबंध की बात करें तो भैया आप पीछे बता ही चुके हैं, रिलोस समझौते के तहत जो है भारत जो है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा रही थी। तो रिलोस समझौता किसके साथ में है? तो रूस के साथ संबंध है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन क्या, कि मुकल्ला बंदरगाह का संबंध कहाँ से है? तो यमन से है। जो हाल ही में यमन ने इसको री एग्रीमेंट नहीं किया है, जो पहले भारत के साथ में एग्रीमेंट था, तो ये भारत संचालित करता था मुकल्ला बंदरगाह, लेकिन अब जो है यमन ने इसको री एग्रीमेंट नहीं किया है, चीन के दबाव से हो सकता है नहीं किया हो। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में 2000 वर्ष प्राचीन बौद्ध स्तूप शहरी बस्तियों की खोज हुई है। तो आप देखो कैसा भी क्वेश्चन बने, आप इतना तो समझ चुके हैं कि अगर आपसे पूछा जाए 2000 वर्ष पुराने बौद्ध जो है स्तूप और शहरी की बस्तियां कहाँ खोजी गई हैं, तो जम्मू कश्मीर की गई है। ठीक है। अच्छा, महत्वपूर्ण खोज क्या है? जेवनपोरा इसका नाम है। जम्मू कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम है जेवनपोरा। जेवनपोरा जम्मू कश्मीर में टीलों की खुदाई के लिए के दौरान खोज हुई है। इस क्षेत्र में प्राचीन बौद्ध प्रभाव और शहरी जीवन का प्रमाण मिलता है। तो यहाँ पर जो इमेज है तो इस तरीके से जो खोज हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, बौद्ध से संबंधित है। जम्मू कश्मीर में 2000 वर्ष पुरानी बौद्ध संस्कृति मिली है, वो आप ध्यान रखना है। मोटा मोटा क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाली भाषा की ओल्ड चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति की भागीदारी। यानी कि जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो संथाली भाषा की ओल्ड चिकी लिपि की शताब्दी समारोह में भाग लिया है। और वो कहाँ की है ओल्ड चिकी लिपि? तो ध्यान रखना है, जमशेदपुर झारखंड। तो झारखंड में अभी एक हाल ही में समारोह हुआ था, उसमें संथाली भाषा की ओल्ड चिकी लिपि की शताब्दी थी, और उसमें समारोह में भाग लिया था राष्ट्रपति ने। भारत की जो प्रथम व्यक्ति हैं उन्होंने भाग लिया था, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जमशेदपुर झारखंड। आपसे ऐसा पूछा जाएगा, संथाली भाषा की ओल्ड चिकी लिपि की शताब्दी समारोह में किसने भाग लिया? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है। संस्थापक अगर ध्यान देखें, लिपि के संस्थापक पंडित रघुनाथ मुर्मू है। तो ओल्ड चिकी लिपि की, ठीक है, इसमें 30 अक्षर होते हैं। जो ओल्ड चिकी लिपि है, जैसे हमारे इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं, हिंदी में 52 नहीं अब 53 अक्षर हो गए, क्योंकि एक की खोज और हो चुकी है। 53 अक्षर होते हैं। आधुनिक प्रासंगिक भारतीय संविधान का ओल्ड चिकी लिपि में अनुवाद किया गया है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखना है। ओल्ड चिकी लिपि आप देख ही पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी थी, तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखना है, इसीलिए इन्होंने भाग लिया। झारखंड ने हाल ही में अपनी खनन नीति भी जारी की है, तो यहाँ पर ध्यान रखना। दो क्वेश्चन यहाँ से हमें को मिल गए। झारखंड में हाल ही में अपनी खनन नीति जारी की है, तो आपसे पूछे खनन नीति किसने जारी की है, तो ये है राइट आंसर झारखंड में। और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो द्रौपदी मुर्मू थी। तो उम्मीद है यहाँ पर आप सभी लोग समझ गए होंगे। देखिए, चार महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है? तो इसका राइट आंसर है हार्दिक सिंह, जिसका संबंध है हॉकी से। आजकल ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं कि हार्दिक सिंह का संबंध किससे है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, इसलिए लोग ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो हार्दिक सिंह का संबंध है हॉकी से। इनको क्या पुरस्कार मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। ये हार्दिक सिंह को, ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है। अगला है आस्था पुनिया, जो भारतीय नौसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट है। ध्यान देना, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट है आस्था पुनिया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है मौर्य जाधव, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी है। तो ध्यान दें, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम है मौर्य जाधव। अग्रणी भारतीय महिलाएं, ध्यान रखना, काव्या कार्तिकेयन, जो 18 वर्ष की आयु में दक्षिणी ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की महिला भारतीय महिला बनी गई हैं। उन्होंने सातों महाद्वीप की सर्वोच्च चोटियों को भी फतेह किया है। तो ये आप ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चारों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अच्छा, नेक्स्ट जो है साहित्य जगत की बात करें, ज्ञानपीठ और इफ्को पुरस्कार, तो देखिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है विजेता कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है।
ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार से दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को मिला है 59वां नंबर का। अच्छा, इफ्को साहित्य सम्मान 2025। तो इफ्को साहित्य सम्मान जो 2025 जो है मैत्रेयी पुष्पा, तो उत्तर प्रदेश की निवासी हैं, तो भैया जिनकी भी यूपी का जो एग्जाम लगा है वो खासकर ध्यान दें। मैत्रेयी पुष्पा उत्तर प्रदेश संबंधित हैं, इनको इफ्को साहित्य सम्मान मिला है। तो इफ्को हम सभी लोग जानते हैं, इफ्को का नाम तो सुना ही होगा आप सभी लोगों ने। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, इसके प्रमुख दिलीप संघानी हैं। तो इफ्को का काम आप सभी लोग जानते हैं, यूरिया खाद्य और ये सब है। अच्छा, नैनो यूरिया तैयार करने वाला भी इफ्को था, आप सभी लोग ने पुराना क्वेश्चन याद हो तो। इफ्को, तो इफ्को का संबंध जो है, इफ्को साहित्य सम्मान 2025 जो है मैत्री पुष्पा उत्तर प्रदेश मिला है। युवा साहित्य सम्मान जो है अंकिता जैन को मिला गया है, ये भी एक क्वेश्चन ध्यान रख लें। युवा साहित्य सम्मान, जो युवा साहित्य सम्मान है वो अंकिता जैन को मिला है। इफ्को का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसके प्रमुख दिलीप संघानी है। इफ्को का संबंध जो है यूरिया फर्टिलाइजर खाद इनसे संबंधित है, ये सब यही है, और ये विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है इस मामले में, ठीक है। नेक्स्ट, तो डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल के सफल परीक्षण से भारत की मारक क्षमता को बढ़ाया। क्या है इसका जो है परीक्षण, ओडिशा तट पर किया गया था। प्रमुख क्षमताएं क्या है प्रलय मिसाइल की, तो ध्यान दें, सतह से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। ध्यान दें, बैलिस्टिक मतलब एक जो टारगेट सेट कर दोगे वहीं जाएगी। साल्वो लॉन्च, एक साथ दो मिसाइलों द्वारा अलग अलग लक्ष्यों को भेदने की क्षमता रखती है। जैसे मतलब जैसे मान लो यहाँ पर ये लॉन्चर है, मान लेते हैं ये प्रलय मिसाइल है, और ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसे, प्रलय साल्वो प्रलय मिसाइल। देखो साल्वो लॉन्च हुआ, साल्वो क्या होता है पहले ये समझो। जैसे ये ट्रक है, ये लॉन्चर है, तो ये मान लेते हैं इसमें प्रलय मिसाइल लगी है। अब ये क्या है, हमें दो लोगों को एक साथ मारना है। मतलब आप यूं समझ लीजिए, मान लो जैसे हम यहाँ पर हम खड़े हैं, मेरे पास भी बंदूक है, और इसके पास भी बंदूक है, इसके पास भी बंदूक है। अब मैं हूं अकेला। अब जैसे मान लो मैं इस व्यक्ति पर निशाना लगाऊंगा, तो मान लो मेरा निशाना चल गया और इसका भी चल गया, तो दोनों लोग मर गए, ठीक है। नहीं, दोनों लोग नहीं मरे, मान लो ऐसे कर रहे हैं, दो कंडीशन समझते हैं। जैसे एक ये व्यक्ति है और ये दोनों लोग हम पर इशारा कर रहे हैं, हम इस पर लगा रहे हैं। अब मैंने इस पर लगाया, मान लो ये मर गया, तब तक इस वाले व्यक्ति ने हम पे लगा दिया तो हम भी मर गए। तो इसीलिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, तो मान लो तो ये व्यक्ति है, तो ये दो लोग हैं, अब ये भी निशाना हम पर लगा रहे हैं और हम भी निशाना लगा रहे हैं, लेकिन हम इस बार निशाना एक पर इस पर लगा रहे हैं और इस पर भी लगा रहे हैं। तो एक साथ दो लोगों को हम इसको मार गिराने में सक्षम है। इसको कहते हैं साल्वो लॉन्च। तो एक साथ दो मिसाइलों द्वारा अलग अलग लक्ष्यों को भेजने की क्षमता जो है साल्वो प्रलय मिसाइल के पास है। तो ये देखिए, एक साथ दो लक्ष्य, एक लक्ष्य एक ये, एक लक्ष्य दो ये। वैश्विक वैश्विक वैज्ञानिक घटना, रूस का 69 वर्षों बाद सक्रिय हुआ बेंजामिन, ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 69 साल बाद जो है रूस का एक ज्वालामुखी एक्टिव हुआ है जिसका नाम है बेंजीमियानी। बेंजीमियानी जो है ज्वालामुखी कहाँ का है, तो ये रूस का है, ठीक है। अच्छा, डीआरडीओ की बात करें तो 1 जनवरी 1958 की स्थापना हुई थी, मुख्यालय दिल्ली में है, और इसके प्रमुख अभी समीर कामत है। अब देखिए यह स्लाइड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ। साल्वो लॉन्च, साल्वो का संबंध ध्यान रखने प्रलय मिसाइल से है। ऐसे क्वेश्चन आएगा आपसे, साल्वो प्रलय मिसाइल कहाँ लॉन्च हुई है, तो राइट आंसर है ओडिशा तट से लॉन्च की गई है, ठीक है। अच्छा, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, तो ये एक साथ दो लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है, ये प्रमुख विशेषता है। उम्मीद है आपको अभी ये याद रखा होगा। और बेंजामिन ज्वालामुखी क्या है, बेंजीमियानी, तो ये ध्यान रखना है रूस का है, तो आपने याद कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर 3 जनवरी की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है, वो हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। फटाफट जो है करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ ने दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू किया। तो ध्यान देखिए, पहला अगर आपसे पूछे कार्बन टैक्स किसने लॉन्च किया है, जैसे सीबीएम, ध्यान दें, यूरोपीय संघ ने सीबीएम दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लॉन्च किया। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, सीबीएम दुनिया का पहला कार्बन टैक्स किसने लॉन्च किया है, किस संघ ने लॉन्च किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ ने। ध्यान देना, यूरोपीय संघ अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है, ठीक है। टोटल 27 देश हैं, तो उसमें से 21वां सदस्य जो है जिसने यूरो मुद्रा शामिल की है वो कौन सा है, वो आप हमें कमेंट बताएं। देखिए, 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्यूमिनियम जैसे आयातों पर कार्बन
कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, ध्यान दीजिए, सीबीएम की फुल फॉर्म क्या है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, लागू किया है। किसने किया है? यूरोपीय संघ ने लागू किया है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? यूरोपीय उद्योगों को उन विदेशी प्रतिस्पर्धाओं से बचाना है जहां पर पर्यावरण नामक मानक कम हो रहे हैं। ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा आज संकट जो है, भविष्य की चिंता सबसे ज्यादा क्या है कि हमारा जो पर्यावरण है वो बचा रहे। मान लेते हैं कि पर्यावरण का अभी तो हम अपना दोहन कर लेंगे, लेकिन आने वाली जो संतानें होंगी, आने वाले जो लोग होंगे, वो क्या कहेंगे? मान लो आज हम सभी पेड़ काट कर बढ़िया फर्नीचर और बढ़िया जो भी जरूरती की चीजें हैं वो बना लें और पेड़ ना लगाएं, तो फिर भविष्य में क्या होगा? क्या क्या संकट हो सकता है भैया? पर्यावरण अगर पेड़ ही ना रहे तो हम लोग सांस भी नहीं ले सकते हैं, इतना आप समझ लीजिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि विकास तो करिए, लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रख के कीजिए। इसी को कहते हैं सतत विकास। तो सतत विकास जो है, इसके टोटल 17 लक्ष्य भी डिसाइड हो चुके हैं। तो इनको ध्यान में रखकर आपको विकास करना है। ऐसा नहीं है कि आप पर्यावरण को उजाड़ देंगे। तो इसीलिए यूरोपीय संघ ने यूरोपीय यूरोप में उन विदेशी कंपनियों या प्रतिस्पर्धाओं पर जो है टैक्स लगाया है जिनमें पर्यावरण मानक कमजोर हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। मुख्यालय यूरोपीय संघ के ब्रुसेल्स बेल्जियम है। ऐतिहासिक नींव हमने 1957 और 1992 की मैस्ट्रिक्ट संधि को हमने जाना था। और बुल्गारिया 20वां देश बना। कुल 27 सदस्य हैं। ठीक है। अच्छा, कुल टोटल यूरोपीय जोन में, यूरोपीय संघ में 27 सदस्य हैं, ये हमने पीछे भी कर लिया। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं ये आयात हो रहा है, और ये देखिए सीबीएम आपसे लगेगा, और यूरोपीय संघ बाजार में, जैसे मान लेते हैं कोई भी आप यूरोपीय संघ में ले जाओगे तो पर्यावरण को ध्यान में नहीं रखा है तो सीबीएम एक टैक्स लगेगा। जो कौन लगाएगा? वो यूरोपीय संघ लगाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये है, चीन ने YG-21 हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये एंटीशिप है, और हाइपरसोनिक मिसाइल वो होती है जिनकी जो गति है वो 5 मैक से ज्यादा हो, वो हाइपरसोनिक होती है। और चीन की है ये YG-21 हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है। एंटीशिप का मतलब हो जाएगा जो पानी वाले जो जहाज हैं, ये उन पर आक्रमण करती है, उन पर, यानी कि पानी वाले, जैसे मान लो लड़ाई होने लगी और पानी वाले जहाज जो है हमारे पास बढ़ने लगे चीन के पास, तो ये एंटीशिप मिसाइल अपनी छोड़ देगी। YG-21 हाइपरसोनिक एंटीशिप तकनीक जो है, प्रकार जो है एंटीशिप है, जहाज रोधी मिसाइल है। संबंध युद्धाभ्यास ईगल स्ट्राइक 20 के तहत बनी है, ध्यान रखना। भौगोलिक, चीन की राजधानी बीजिंग है, और बीजिंग किस यांत्सिकी नदी पर स्थित है? संघाई से जो होकर जाने वाली है, और एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगतीसी, बीजिंग। ठीक है। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल अगर प्रसारित, ध्वनि मिसाइल, जो ध्वनि मिसाइल है वो भारत की जो है हाइपरसोनिक मिसाइल परियोजना है, ध्वनि मिसाइल। यहाँ पर क्या है, ये गति 5 जो है मैक से ज्यादा होनी चाहिए, वो हाइपरसोनिक होती है। और ध्यान क्या रखना है, चीन की मिसाइल का क्या नाम है, जो हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल है, वो है YG-21 हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है। मैं एक दो बार रिवीजन भी, मतलब रिपीट कर देता हूँ, जिससे कि आप लोग भूले ना। गिनी में नए नेतृत्व का उदय जो है, ममाडी डोसम्बिया ने राष्ट्रपति पद संभाला। तो ध्यान रखना है। तो गिनी की राष्ट्रपति आपसे अगर पूछे तो ध्यान देखिए, ये देखिए गिनी कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर ये देखिए नेक्सा बिल लगा दिया गया है। ठीक है। तो गिनी के नए नेतृत्व का उदय, यानी कि ममाडी डोमुम्बिया डोम्बिया ने राष्ट्रपति पद संभाला है। ये गिनी के राष्ट्रपति हैं। ममाडी डोम्बिया कहाँ की राष्ट्रपति है? गिनी की है। और ये महाद्वीप अफ्रीका, तो ध्यान दीजिए, ये महाद्वीप अफ्रीका आप देख पा रहे होंगे, अफ्रीका के सबसे इधर पश्चिम में यहाँ पर एक देश है जो गिनी है, जिसकी राजधानी कोनाक्री कोनाक्री कोनाक्री। गिनी की राजधानी क्या है? कोनाक्री है। और यहाँ की नई राष्ट्रपति कौन है? वो मोमाडी डोम्बिया। ठीक है। फ्रांस 2026 में 92वें जी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने पूछा जाएगा, 52वें जी शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये फ्रांस करेगा, 2026 की लेटेस्ट करंट अफेयर। तो G7 जो है, इसका भी एक इतिहास रहा है। तो 1975 में G6 था, क्योंकि इसमें 6 देश थे। फिर 1976 में कनाडा शामिल हुआ, G7 हुआ। फिर 1997 में रूस शामिल हुआ, G8 हुआ। 2014 में लड़ाई दंगों के कारण रूस बाहर हो गया, तो अब G7 ही है। ठीक है। तो इसमें सदस्य ध्यान रखना, G7 में टोटल कितने सदस्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, इटली है, इंग्लैंड है, यूएसए, कनाडा है। या यूं कह लीजिए
कि विश्व के जो सबसे ताकतवर जो देश हैं वो G7 में ही आ जाते हैं। पिछली मेजबानी 2025 में कनाडा ने की थी G7 की। तो G7 की 2025 की मेजबानी कनाडा ने की है। सीधा सीधा क्वेश्चन, G7 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये फ्रांस करेगा। ठीक है, फ्रांस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025-26 दुनिया के शिखर सम्मेलन की अगर बात कर लें, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर मैं एक साथ सबको बता दे रहा हूँ। तो बात कर लें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने करी थी 2025 में। कॉप 30 की 2025 में जो मेजबानी है वो ब्राजील ने करी थी। ब्रिक्स 2025 की जो मेजबानी है वो भी ब्राजील ने करी थी। अब ध्यान दीजिए, एससीओ संघाई सहयोग संगठन, तो ये 2025 में इसकी मेजबानी चीन ने करी थी। आसियान शिखर सम्मेलन इसकी 2025 की मेजबानी मलेशिया ने करी थी। बिम्स्टेक, ध्यान रखना, बिम्स्टेक 2025 की मेजबानी थाईलैंड ने करी थी। IUCN 2025 ये अबू धाबी में हुआ था। ठीक है। अच्छा, जो इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे एससीओ हो गया, आसियान हो गया, ब्रिक्स हो गया, बिम्स्टेक हो गया, ये आपको ध्यान रखना। बिम्स्टेक 2025 थाईलैंड, और ब्रिक्स ब्राजील में, एससीओ चाइना में, आसियान मलेशिया। ठीक है। बिहार को अपना दूसरा टाइगर रिजर्व मिला जिसका नाम है कैमूर अभ्यारण्य को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, और ये बिहार का दूसरा है। और बात करें अगर पहले की, तो पहला दोस्तों है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये बिहार का पहला टाइगर रिजर्व है। और दूसरा बात करें बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व जिसका नाम है कैमूर अभ्यारण्य। बिहार से अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान दीजिए, पटना में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना। तो ऐसे पूछा जाएगा आपसे, एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना कहाँ हुई है? तो पटना, बिहार में। और पटना में ही ध्यान रखना सरीसृप उष्मायन केंद्र है। सरीसृप केंद्र कहाँ है? तो ये भी पटना राइट आंसर हो जाएगा। रामसर स्थल अभी पटना में हाल ही में 2 से 3 घोषित हुए हैं। गोकुल झील, उदयपुर झील और गोगा बील झील, ये रामसर स्थल अभी हाल ही में पटना में ऐड हुए हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि गोकुल झील का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर है बिहार। उदयपुर, उदयपुर झील कहाँ है? तो आप समझेंगे उदयपुर राजस्थान में नहीं, उदयपुर झील जो है ये बिहार में है। और गोगा बील तो अभी लेटेस्ट है बिल्कुल। गोगा बील झील जो है ये कहाँ है? ये भी बिहार में है। ये लेटेस्ट रामसर स्थल है, तो ध्यान रखना। बिहार के मुख्यमंत्री ये नीतीश कुमार है, ये 10वीं बार है, और ये भी जो है 10वीं बार मुख्यमंत्री है। विधानसभा सीटें बिहार की 243 है, क्योंकि हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं बिहार के। तो ध्यान रखना, विधानसभा सीटें बिहार की कितनी है? 243 है। और नीतीश कुमार, ये हिस्ट्री इन्होंने बनाई है, 10वीं बार ये मुख्यमंत्री की शपथ इन्होंने ली है, और ये उसमें भी शामिल हो चुका है गिनीज वर्ल्ड। देखिए नेक्स्ट, भारतीय रेल ने पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का शुभारंभ किया है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, कहाँ से कहाँ तक चलेगी वो आपसे पूछा जाएगा। तो अभी तक जितनी भी जो वंदे भारत ट्रेन थी वो सब बैठने वाली थी, जिसपे आप बैठ के यात्रा कर सकते थे, लेकिन लेट के नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए भारत ने पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का शुभारंभ किया है। ये कहाँ से कहाँ तक किया है? इसका मार्ग जो है ये गुवाहाटी से जाएगी हावड़ा। गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? असम। और हावड़ा कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। यानी कि असम से पश्चिम बंगाल में चलेगी। और ये टोटल इसमें 16 कोच हैं। नेतृत्व रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की। ठीक है। तो भारतीय रेल के संदर्भ में अगर महत्वपूर्ण की बात करें कि पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ चली थी? ये दिल्ली से वाराणसी चली थी। दिल्ली से वाराणसी। वाराणसी से ही नरेंद्र मोदी जो है, एमपी हैं नरेंद्र मोदी, तो दिल्ली से वाराणसी सबसे पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी। भारत की सबसे तेज ट्रेन की बात कर लें अगर, नमो भारत है। कौन सी है भैया? नमो भारत, जो दिल्ली से मेरठ चलती है 160 किलोमीटर प्रति घंटा से। अभी हाल ही में बुलेट ट्रेन की घोषणा हो चुकी है। अभी नेक्स्ट आगे पढ़ाएंगे। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी की बात करें, सुपर वास्की है। तो ये 3.5 नहीं, लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी है। 3.5, ये एक बार आप चेक कर लेना यहाँ पर लंबाई। ठीक है। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी की लंबाई कितनी है वो आप बता देंगे, बताना कमेंट बॉक्स में सभी लोग। ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये रेल से संबंधित है, जिनका भी एनटीपीसी का एग्जाम है वो ध्यान रखें। भारत और पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। मतलब ये है कि परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच आदान प्रदान हुआ है। यह समझौता एक महत्वपूर्ण समझौता है, या एक
वार्षिक परंपरा जो दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण विशाल बहाली उपाय है। मुख्य प्रावधान ये है कि दोनों देश एक दूसरे के चिन्हित परमाणु सुविधाओं पर हमला नहीं करेंगे। इससे सहमत हुए। जैसे मतलब ये है कि ये मान लेते हैं ये भारत है, ये पाकिस्तान है, इसका परमाणु यहाँ पर है और भारत का मान लेते हैं यहाँ पर है। तो ये भारत पाकिस्तान को पता होगा कि यहाँ पर परमाणु है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, तो ये परमाणु यानी कि एटम बम लगी है, यहाँ पर आक्रमण नहीं करना है, क्योंकि अगर यहाँ पर आक्रमण हुआ तो सब खत्म। और अगर ऐसे ही पाकिस्तान की जो परमाणु है वहां पर भारत को आक्रमण नहीं करना है, ये एक समझौता है। तो ये ध्यान रखना है। तो दोनों देशों के बीच में ये समझौता हुआ है। भारत पाकिस्तान की में परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किस देश के साथ में हुआ? भारत और किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठित सूची का आदान प्रदान हुआ है? तो राइट आंसर है पाकिस्तान। ठीक है। नई दिल्ली में पवित्र पिपरवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो पिपरवा अवशेषों का संबंध किससे है? तो ये भी ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, पवित्र अवशेष हैं ये। पवित्र पिपरवा अवशेष की प्रदर्शनी कहाँ लगी है? तो नई दिल्ली में लगी है। तो इसी में दो तीन क्वेश्चन होते हैं, आप ध्यान दें। पवित्र पिपरवा अवशेषों की प्रदर्शनी कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन किसने किया है? श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है। इसका शीर्षक यानी कि थीम क्या है? द लाइट एंड द लोटस। द लाइट एंड द लोटस थीम किसकी है? ये नई दिल्ली में जो प्रदर्शनी लगी है पवित्र पिपरवा अवशेषों की प्रदर्शनी है। इसके आयोजक कौन है? ये संस्कृति मंत्रालय होगा, क्योंकि ये संस्कृति है हमारी, भारत बौद्ध धर्म से संबंधित है, भारत को बौद्ध धर्म से संबंधित जाना जाता है। नई दिल्ली में पवित्र पिपरवा अवशेषों की जो है उद्घाटन हुआ है, ये आप ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन आपके साथ में है, यहाँ पर ध्यान रखना। मणिपुर में गान नगाई उत्सव का आयोजन हुआ। ध्यान देना है, आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि किस राज्य में गान नगाई उत्सव मनाया जाता है? तो राइट आंसर है मणिपुर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि जो भैया पूर्वोत्तर राज्य है हमारे 7 सिस्टर, वहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही बिंदास क्वेश्चन होते हैं, और थोड़ा डीपली भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पता नहीं कितने उत्सव कितने हैं, क्योंकि सब जनजाति जो संबंधित हैं, और ऐसे उत्सव हैं जो हम लोग मनाते नहीं है, इसलिए हमको याद करने पड़ते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए होली, तो वो हम लोग मनाते ही हैं, ऐसे करके। गान नगाई उत्सव, ध्यान रखना, संबंध किससे? मणिपुर से। गान नवाई का संबंध किससे है? तो ये मणिपुर से है दोस्तों। अगर पूछे मेरा मेरा चोंग होबा, तो ये भी मणिपुर है। अगला है जल्लीकट्टू, ये तमिलनाडु में है। तो ये जल्लीकट्टू में अब क्या होता है? तो भैया ये जो है आप देख ही पा रहे हो, ये सांड जो है इसके साथ लड़ाई होती है। कंबाला कहाँ होता है? कंबाला कर्नाटक में होता है। का से कंबाला, का से कर्नाटक। और ये दौड़ है, ये भैंसों की दौड़ है, वो भी कीचड़ में होती है। आप देख पा रहे होंगे ये कीचड़ है, कीचड़ में भैंसों की दौड़ को कंबाला कहते हैं। ये कर्नाटक में होती है। का से कंबाला, का से कर्नाटक। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। गान नगाई उत्सव मणिपुर में। मेरा चोंग होगा, तो ये मणिपुर में है। ठीक। अगला एक क्वेश्चन और ध्यान दीजिए। पेरू में बिना डंक वाली मधुमक्खी को मिला कानूनी अधिकार। एक ऐतिहासिक निर्णय है। अभी तक विश्व में ऐसा कुछ नहीं था कि यह दुनिया की पहली कीट प्रजाति है जिसे कानूनी अधिकार मिला। यानी कि जो कीट होते हैं भैया, सबसे ज्यादा जो अगर पृथ्वी पर अगर प्रजाति है वो कीट की ही है। तो देश विभिन्न प्रकार के कीट है, लेकिन इसको अब क्या हुआ? कानूनी अधिकार मिल गया है। इसको पेरू ने दिया है। पेरू ने इसको कानूनी अधिकार दे दिया है कि इसको अब कोई भी मारेगा नहीं। ठीक है। वैश्विक मिसाल है, न्यूजीलैंड में वोगाईपुड़ी नदी जो है और माउंट तारानाकी जो पर्वत है, इसे भी कानूनी यानी कि व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। न्यूजीलैंड में जो माउंट तारानाकी है, इसको भी एक मानवीय यानी कि मानव का दर्जा दिया गया है। और एक नदी है, वो भी वोंगाई, वो भी उसी नदी को भी न्यूजीलैंड में दिया गया है। तो ध्यान रखना, न्यूजीलैंड में एक नदी और एक पर्वत को कानूनी मान्यता मिली है, ये आप ध्यान रखना। और किस देश ने एक प्रजाति जिसको बिना डंक वाली मधुमक्खी है उसको एक कानूनी अधिकार दिया है? तो राइट आंसर है पेरू। पेरू की राजधानी आप सभी लोग बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट है पेरू की राजधानी। अब ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर जो जंगल है अमेजोन के जंगल से संबंधित है, लगता रहता है, तो यहाँ पर ये बिना डंक वाली मधुमक्खी है। अब देखिए, सोचो बिना डंक वाली मधुमक्खी अगर भारत में हो तो क्या हो? तो जैसे मान लेते हैं बिना डंक वाली मधुमक्खी है, उसका जो है एक छत्ता लगा हुआ है यहाँ पर, इसमें शहद है, ये टपक रहा है, आपको पता चल चुका है। और आप गए इसको तोड़ने, तो आप क्या करेंगे? आप चढ़ जाएंगे और इसको तोड़ने लगेंगे। और जैसे ही आप चढ़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर जो मधुमक्खी आएंगी वो आपको काट लेंगे और आप भाग जाएंगे। लेकिन बिना डंक की मधुमक्खी हो तो आपसे मधुमक्खी
लिपटी रहेंगी तो भी आप ये जो है शहद तोड़ेंगे। डंक वाली भी है, तब भी हम लोग शहद तोड़ते हैं, लेकिन वो हम प्रोटेक्शन करके जाते हैं पूरा जो है। लेकिन बिना डंक की मधुमक्खी हो तो फिर हमें कोई चिंता नहीं है। तो फिर यही चीज है कि जो बिना डंक वाली मधुमक्खी है, इनका घर उजाड़ा जा रहा था। तो घर उजाड़ा जाने के बारे में ये संकट में आ गई, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रजाति वहां पर यही है। और ये संकट में आ गई, इसीलिए यहाँ पर देश ने क्या है कि एक कानून ही बना दिया कि इनको मारना गैर कानूनी, मतलब कानूनी गैर कानूनी है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए अब इनको कोई नहीं छेड़ेगा। जैसे भारत में मोर जो है वर्जित है कि मोर को कोई नहीं मारेगा। मोर का मांस जो है गर्म होता है, तो ये जो जनजाति थी, जो 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 रहते हैं कबीले वाले, ये लोग मार के खाते थे। तो इसीलिए मोर को हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो कोई नहीं मारता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। मोटा मोटा यहाँ से अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो किस पर्वत को, किस देश के पर्वत को व्यक्ति की मान्यता दी गई है, कानूनी अधिकार दिया गया है, तो राइट आंसर आप न्यूजीलैंड कर लेना। और नदी भी पूछे तो भी न्यूजीलैंड कर लेना। कोई भी नदी का नाम ना याद हो तो भी यहाँ ध्यान रखना, गोगाई गुड़ी नदी है। ठीक है। अच्छा, कीट की बात करें या मधुमक्खी की, तो पेरू ध्यान रखना। ठीक है, मोटा मोटा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर 2026 की जो झलक है, देखिए वैश्विक में दुनिया की प्रमुख शीर्ष शक्तियां। ईयू ने कार्बन टैक्स लॉन्च किया है, चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। भारत की गाथा ये पीछे ही रिवीजन के तौर पर मैंने लगाया था, इसको आप हटा दीजिए। अब बात कर लेते हैं 5 जनवरी 2026 की करंट अफेयर। तो ध्यान दीजिए, मैंने आप लोगों को पढ़ाया 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी की क्लास हुई नहीं थी, सीधे 5 जनवरी की हुई थी। 5 जनवरी की देखेंगे, 6 जनवरी की देखेंगे और 7 जनवरी की देखेंगे। तो इसमें इतनी करंट अफेयर क्लासेस, अभी 3 जो है लगभग आपका आधा घंटा और लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? रानी वेल्लूर नाचियार। तो रानी वेल्लूर नाचियार का संबंध जो है, ध्यान रखना है, किस राज्य से है? तो ये राज्य है तमिलनाडु। तो ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने रानी वेल्लूर नाचियार की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है, तो इसीलिए इन्हें वीर मंगई यानी कि बहादुर महिला के नाम से भी जाना जाता है, वीर मंगई यानी कि। ठीक है। और इनकी जो रियासत थी वो रामनाथपुरम की राजधानी थी, ये तमिलनाडु में, ध्यान देना। और तमिलनाडु से संबंधित इनका संबंध है, तो इनका नाम है रानी वेल्लू नाचियार, क्योंकि ये तमिलनाडु से संबंधित। हम लोग इधर अगर जो लोग उत्तर प्रदेश के संबंधित देखते होंगे, उत्तर प्रदेश राज्य से, तो उनको नहीं याद नाम होगा। जैसे हमारे यहाँ पर झांसी की रानी हमें याद है, ऐसे ही यहाँ पर ध्यान रखना, भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? रानी वेलु नाचियार। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक सेना भी तैयार कर रखी थी, जिसमें लड़कियां भी शामिल थी और ये ट्रेनिंग दिया करती थी। इतनी महिला जो है खतरनाक महिला थी। ठीक है। अगला, भारत की प्रथम महिला शिक्षक की बात बात करें तो ये सावित्रीबाई फूले हैं, क्योंकि अभी हाल ही में इनकी 3 जनवरी को जो है इनकी जयंती मनाई गई थी। तो प्रमुख योगदान की बात करें, उन्होंने भारत की पहली महिला शिक्षक के रूप में अपनी जो है सेवा दी है। पति इनके जो थे वो महात्मा ज्योतिबा फूले थे, संस्थापक सत्य शोधक समाज के ये संस्थापक थे। अच्छा, उनकी पुस्तक की बात करें, इनकी पुस्तक 52 काशी काव्या फूले गो गेट एजुकेशन, ये 3 जो है ज्योतिबा फूले की जो पुस्तकें हैं, इनको आप ध्यान रखना। महात्मा फूले की पुस्तक जो है गुलाम गिरी है। महात्मा फूले की पुस्तक की अगर बात करें, महात्मा ज्योतिबा फूले की पुस्तक गुलामगिरी है। और ये ध्यान रखना, गुलामगिरी तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर लिखा भी है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 52 काशी काव्या फूले गो गेट एजुकेशन, ये भी पुस्तक है इनकी पत्नी की। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का वैश्विक वर्चस्व क्या है? कि चावल के उत्पादन में चीन को पछाड़ा। अब भारत जो है चावल के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है, विश्व में प्रथम स्थान है। ठीक है। कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है भैया। कुल उत्पादन अगर बात करें भारत में 2025 के आंकड़े के अनुसार, कुल उत्पादन भारत में चावल का कितना हुआ है? 152 मिलियन टन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का हाल ही में चावल का उत्पादन कितना है, तो 152 मिलियन टन है। ठीक है, 2025 के आंकड़े अनुसार। चावल के उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो भारत हो गया, पहले कौन था? चीन था। ठीक है। दुग्ध उत्पादन में भी भारत प्रथम स्थान पर है। गोल्डन राइस में ध्यान रखना विटामिन ए होता है, तो गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है। चावल की प्रसिद्धि किसमें? IR8, अमन, ओस, बोरो, ये सब जो है चावल की किस्में हैं, और ये पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। ओस बोरो का संबंध ये पश्चिम बंगाल में है, जो सबसे ज्यादा एक साल में 2 बार
जो है चावल कर लेते हैं ये लोग। और IR8 और अमन ये भी जो है चावल की प्रसिद्ध किस्में हैं, और ओस बोरो ये पश्चिम बंगाल संबंधित है, और ये एक साल में 2 बार जो है चावल करते हैं। ठीक है। कृषि मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान है, इनका संबंध मध्य प्रदेश से रहा है, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। अगर और बात करें कि और वैश्विक सूचकांक भारत की स्थिति क्या है, वो भी आप समझ लीजिए। एशिया पावर इंडेक्स में दोस्तों, पूरे एशिया में पावर इंडेक्स में जो है हमारा तीसरा स्थान है। सतत विकास जो भी हमने बात करी, तो सतत विकास में दोस्तों 99 नंबर का जो है हमारा स्थान है। अच्छा, WHO की ये लेटेस्ट अभी न्यूज आई है, लेटेस्ट है, WHO को फार्माको विजिलेंस में भारत को 6ठे नंबर का स्थान मिला है। फार्माको विजिलेंस क्या होता है? फार्माको विजिलेंस का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जो दवाएं निर्मित करती हैं, वो सही तरीके से जो मानक हैं उस हिसाब से निर्मित करती हैं या नहीं करती हैं, उसकी जांच करने के लिए भारत कितने नंबर पर है, तो ये 6ठे नंबर पर है विश्व में। ठीक है। इसको कहते हैं WHO का फार्माकोविजिलेंस में भारत की रैंकिंग 6वीं है। ठीक। भुखमरी में तो भैया 102 नंबर में। अब पता नहीं भैया भुखमरी भारत में कैसी भुखमरी है, क्या लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, किस प्रकार की भुखमरी में 102 नंबर पर भारत का ये सूचकांक है भुखमरी। भैया भुखमरी में 2-4 नंबर पे होता तो अलग चीज है, 102 नंबर में मतलब क्या है। नवाचार में इनोवेशन में भारत की रैंकिंग 38वीं है, यानी कि नवाचार एक्सेप्ट करने में और नवाचार करने में हम लोग 38वें नंबर पर आते हैं। खुशहाली में यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स में 110 नंबर पे है। मतलब समझ लो 109 लोग हमसे आगे हैं खुशहाल, और हम लोग 110 नंबर पे आते हैं खुशहाली में। हम लोग क्यों खुशहाल नहीं है ये समझिए, क्योंकि हम ही क्यों खुशहाल नहीं है। अब बताइए, हम खुशहाल बहुत से कारणों से नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग मेहनत नहीं करना चाह रहे होंगे, हम लोग पढ़ना लिखना नहीं चाह रहे होंगे, हम लोग कुछ नया एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे होंगे। भारत में एक ये भी है कि कोई भी चीज नई एक्सेप्ट नहीं करते हैं, नया कुछ नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल जो चल रहा है सालों से या पुरानों वही करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग आज पिछड़ गए। नए में हम लोग बहुत कम विश्वास करते हैं। जैसे अभी कोई नई कंपनी ही आ जाए, अगर वो कुछ हमें दे रही है तो हम लोग विश्वास नहीं करेंगे, पुरानी वाली पे करेंगे। ये तो खैर अलग मैटर है, क्वालिटी का इशू है। लेकिन हम लोग कुछ नया नहीं करना चाह रहे हैं। जैसे मान लेते नया का मतलब ये है कि जैसे मान लो अगर हमारे पास गाय भैंसे हम पाल रहे हैं, तो हम साइड में एक अपनी दुकान नहीं रखना चाह रहे, साइड में हम एक अपना बिजनेस व्यापार नहीं करना चाह रहे हैं, साइड में हम लोन लेकर कुछ रिस्क नहीं करना चाह रहे हैं, साइड में हम कुछ नया जूता चप्पल की दुकान रखना नहीं चाह रहे हैं या बनाना नहीं चाह रहे हैं। आजकल जूता चप्पल बनाना बहुत ही 1-1.5 लाख रुपए में बनने लगता है, ये भी नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये होता है नवाचार। तो इसमें 38वें नंबर का है। अच्छा, प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन में हम लोग 41 नंबर पर हैं, कि यानी कि दुनिया को हम कंपटीशन दे रहे हैं, 41 पर है। शांति में हम लोग 115 नंबर पर है। जब खुशहाली ही नहीं है तो फिर शांति कहाँ से आएगी, तभी तो 115 नंबर पे। मानव विकास सूचकांक यानी कि हमारा जो मानव का जो विकास है, जिसमें हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसमें हमारी 130 की रैंकिंग है। भ्रष्टाचार देखिए भैया, विश्व में हम लोग भ्रष्टाचार में कमी नहीं रखते हैं, तो 96 नंबर पर हम भ्रष्टाचार करते हैं। प्रेस स्वतंत्रता जो है इंडेक्स यानी कि 150 नंबर की, यानी कि मीडिया को कितनी स्वतंत्रता है, वो 150 नंबर पर। तो ये है प्रेस, ये मुख्य जो है लेटेस्ट आपके इंडेक्स हैं, इनको आप जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट, भारत की मारक क्षमता में वृद्धि, सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर यानी कि समझौते का विवरण ध्यान रखना। साझेदार देश इजराइल, इजराइल के साथ में हमने जो है सूर्यास्त जो रॉकेट लॉन्चर है उसके साथ में हमने एग्रीमेंट किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, पक्ष भारतीय सेना ने। तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा, तो अगर बात करें सिस्टम की, जैसे नाम जो है सूर्यास्त्र है, सूर्यास्त्र क्या है ये स्वदेशी है और लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्चर है। मारक क्षमता इसकी 150-300 किलोमीटर है। अब ध्यान नहीं हुआ क्या है, जो सूर्यास्त्र है हमारा जो रॉकेट लॉन्चर लंबी दूरी का, इसको हमने इजराइल के साथ में एग्रीमेंट किया है। मतलब सूर्यास्त्र जो भारत का है वो इजराइल को हम देंगे। ठीक है। इसीलिए क्योंकि इजराइल के भी कई हमारे पास हैं, तो सूर्यास्त्र जो है ये स्वदेशी निर्मित भारत का है। तो ये इसकी जो एग्रीमेंट किसके साथ में हुआ है, तो इजराइल के साथ में हुआ है। ठीक है। अच्छा, भारतीय महिला हॉकी टीम, इसकी जो मुख्य कोच हैं वो कौन है, सजोड़ मार्जने। सजोड़ मार्जने ये भारतीय महिला हॉकी टीम के पहले भी कोच रह चुके हैं, इसके बाद में फिर कोई और रहा, फिर अब फिर से नीदरलैंड है। ठीक है। नीदरलैंड के ये निवासी हैं कौन, सजोड़ मार्जने, ये मुख्य कोच हैं भारतीय महिला हॉकी टीम के। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच का क्या नाम है, सजोड़ मार्जने, किस देश से संबंधित है, नीदरलैंड से।
अच्छा, बीआरओ जिसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, बीआरओ का काम ये है कि जो हमारा भारत है इसके साइड जो भी सीमा लगती है और यहाँ पर जो भी रोड बनेगा ये बीआरओ बनाएगा, बॉर्डर रोड। आप ध्यान रखते हैं इसका नाम में ही आ रहा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके महानिदेशक जो है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह है और इसका जो स्थापना है 7 मई 1960 को हुई थी और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये पूछा जाता है बीआरओ। नेक्स्ट, तुर्कमेनिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी को माइनिंग खनन की माइनिंग को दी कानूनी मान्यता है, यानी कि ये ध्यान देना, जो तुर्कमेनिस्तान है इसने क्रिप्टो करेंसी को माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है। तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ये है अफ्रीका और इधर है भारत। यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग ट्रेडिंग को मान्यता दी है, तो राइट आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। एक आभासी मुद्रा होती है क्या? क्रिप्टो करेंसी एक आभासी मुद्रा होती है, ये ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि क्रिप्टो करेंसी किस पर आधारित है, तो ब्लॉकचेन। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मुद्रा घोषित करने वाला विश्व का पहला देश अल सल्वाडोर था। तो अल सल्वाडोर जो है विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता दी थी। नेक्स्ट है, एनटीसीए रिपोर्ट 2025 के सर्वाधिक बाघों की मौत किस राज्य में हुई है? तो सर्वाधिक बाघों की जो मौत हुई है वो मध्य प्रदेश में हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही सर्वाधिक बाघ है, इसलिए मध्य प्रदेश में ही सर्वाधिक मृत्यु भी हुई है। 2025 में अगर बात करी जाए तो 166 बाघों की मृत्यु हुई है। राज्य मध्य प्रदेश है, ठीक है। एनटीसीए मतलब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है। संबंधित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो भारत के नेतृत्व में हुआ था, और ये भी ध्यान रखना है कि कुल सदस्य 104 हैं। रूस हाल ही में शामिल हुआ, 19वां 19वां सदस्य जो है बिग कैट अलायंस का हुआ था शायद, रूस, ठीक है। तो बिग कैट अलायंस में रूस हाल ही में शामिल हुआ था और इसका भारत ने नेतृत्व किया था हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य और केंद्र में महत्वपूर्ण समाचार ये है कि असम ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है। तो अभी हम सभी लोग जानते हैं कि जो 8वां वेतन आयोग है इसके 1 जनवरी 2026 से लगने की बात कही गई थी, लेकिन ये हमको 2027 तक मिल पाएगा, यानी कि जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं या जो भी राज्य स्टेट है, तो 2027 तक। अभी सबसे पहले देखो, जब केंद्र में 8वां वेतन आयोग होगा, अब राज्य वाले भी 8वें वेतन आयोग लागू करेंगे, लेकिन वो केंद्र के बाद। ध्यान दें, सबसे पहला राज्य कौन सा आया, वो असम था। असम ने 8वें राज्य वेतन आयोग की घोषणा कर दी है। तो ये 8वें वेतन आयोग में राज्य में किसने घोषणा की है, तो असम ने की। आंसर ऐसे, क्वेश्चन ऐसे आएगा, 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य असम, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन वाराणसी में हुआ, तो यह ध्यान रखना है। वाराणसी में शहरी रोपवे का भी शुभारंभ हुआ है। तो जो भी यूपी के लोग हैं वो ध्यान रखना है, क्योंकि यूपी में बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन क्या किया, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो जे रंजना देसाई हैं। ये पूर्व जो है सदस्य पुलक घोष हैं, ये भी इसके एक सदस्य हैं, लेकिन आप ध्यान रखना, अध्यक्ष ध्यान रखना 8वें वेतन आयोग के जे रंजना देसाई, ठीक। अच्छा, वैश्विक संकट में बात करें, बहुत ही जो है ट्रेंडिंग टॉपिक इस समय चल रहा है न्यूज में, अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी सेना द्वारा राष्ट्रपति की गिरफ्तारी कर ली गई है और राष्ट्रपति का नाम है निकोलस मादुरे। ये गिरफ्तार हुए हैं, इनको किसने गिरफ्तार किया है, अमेरिकी सेना ने किया है, ट्रंप ने करवाया भाई साहब। ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करवा लिया, समझ लो ये चीज। तो विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो हैं, तो आपने इनका नाम सुना ही होगा। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला 2025 की, और ये भी कहाँ की हैं, ये भी वेनेजुएला की हैं। और वेनेजुएला के राष्ट्रपति का नाम निकोलस मादुरो, इनको गिरफ्तार किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिका के
प्रेसिडेंट हैं। और इनकी सेना ने, अमेरिकी सेना ने इनको गिरफ्तार करके ले गई वहां पर दोस्तों, अपने यहाँ। अब इन पर केस चलाएगी न्यूयॉर्क में। अब ध्यान देना, इन पर कहा ये जा रहा है कि जो भी हो, मेन कारण ये है कि वेनेजुएला में सबसे ज्यादा तेल का भंडार है, और सबसे ज्यादा तेल का भंडार होने के बावजूद भी यहाँ पर 80% जनता भूखमरी से मर रही है। 80-90% जनता, अब समझ लो ये है इनके हाल। तो क्या पता क्या हो रहा हो, लेकिन कारण ये है कि वेनेजुएला जो है, ये रूस और चीन और को सस्ते दामों पर क्या दे रहा था, तेल दे रहा था। ठीक है, अमेरिका को नहीं दे रहा था, ये कारण है। अमेरिका को नहीं दे रहा था, रूस को इस समय तो वही चल ही रही है। तो यही सब कारण है, और अमेरिका इसमें दादागिरी कर रहा है। ठीक है, फिलहाल ये हस्तक्षेप है, दूसरे देश में हस्तक्षेप करना। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो बड़े देश हैं और वो छोटे देश हैं, उनमें थोड़ा सा असमंजस आ जाता है कि जो बड़े देश है वो छोटे देश को कभी भी कब्जा कर सकते हैं। अगर ऐसा ही हो हुआ तो ये बड़े बड़े देश छोटे छोटे देश को जीने नहीं देंगे। लेकिन ये अभी ये विश्व में लागू है नहीं कि किसी भी देश पर किसी देश का आक्रमण हो, मतलब उसके हस्तक्षेप हो, यानी कि उसके अंदर जाकर आप हस्तक्षेप करो, ये आपको अलाउ नहीं है। और किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के साथ में ये अलाउ नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं। मेन क्वेश्चन ये है कि आप ध्यान रखना, अमेरिकी सेना ने किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया था, वेनेजुएला में। निकोलस मादुरो उनका नाम है, ये ध्यान रखना। वेनेजुएला की अगर बात करें तो भैया, राजधानी कराकस हो जाती है, मुद्रा बोलीवियर है, बोलीवियर, ये ध्यान रखना। विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार है वेनेजुएला में। भौगोलिक तथ्य की बात करें, मराकाइबो झील जो है ये वेनेजुएला में ही स्थित है। और एंजिल जलप्रपात, ये देखो कोरू नदी पर स्थित है। मैंने आपसे पूछा था घास के मैदान को यहाँ पर लानोस कहते हैं। तो लानोस घास के मैदान कहाँ है, ये वेनेजुएला में ही मिलते हैं। एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये कैरो नदी पर वेनेजुएला में स्थित। मराकाइबो झील ये भी वेनेजुएला। अब आप देख पा रहे होंगे पीछे वेनेजुएला जो है, देखिए कहाँ से ये गिर रहा है। बड़ा सुंदर दृश्य होता होगा दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं जलप्रपात वगैरह होता है। नेचुरल हो तो बहुत ही है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन, देखिए देखो आ गई बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को शुरू होगी, और ये परियोजना का विवरण है। मार्ग जो है मुंबई से अहमदाबाद होगा। तो ध्यान रखना, पहली बुलेट ट्रेन चलने जा रही है 2027 में चलेगी, लेकिन मुंबई से अहमदाबाद होगी। 15 अगस्त 2027 को इसको लॉन्च किया जाएगा। भारत में हाई स्पीड रेल एक नई युग की शुरुआत है। लगभग इसकी स्पीड जो है 300 किलोमीटर प्लस रहेगी, यानी कि 1 घंटे में 300 किलोमीटर से ज्यादा ही जाएगी। ठीक है, ये बुलेट ट्रेन है। तो कहाँ से कहाँ के बीच लॉन्च हुई है, यह ध्यान रखना, मुंबई से अहमदाबाद। अच्छा, आज की मुख्य बातें ये थी कि भैया, चावल के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। सूर्यास्त रॉकेट भारत और इजराइल के साथ समझौता हुआ है। बाघों की मित्र मौत में सर्वाधिक मध्य प्रदेश है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया। बुलेट ट्रेन भारत में शुरू होने वाली है 15 अगस्त 2027 से। ठीक है दोस्तों, एंजल जलप्रपात किस नदी पर है, अपना जवाब जो है कमेंट में बताएं। अभी लेक्चर समाप्त नहीं हुआ है, अभी हम लोग आगे 6 जनवरी पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों, प्यारे। अब देखिए नेक्स्ट जो है 6 जनवरी 2026 की करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस होने वाली है। मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, तो ध्यान देना। स्पेस यक्स स्पेस एक्स ने किस देश के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का प्रक्षेपण किया, तो ध्यान रखना है इटली। इटली के जो इस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, इसको स्पेस एक्स ने जो है लॉन्च किया है। तो ध्यान देना, इटली की राजधानी रोम है, ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। प्रक्षेपण यान फाल्कन 9, ये जो फाल्कन 9 है दोस्तों, ये स्पेस एक्स कंपनी का ये लॉन्चर है। और ये आप सभी लोग जानते हो किसकी कंपनी है, तो आप सभी लोग बताओ इनका नाम क्या है। विश्व में सबसे पैसे वाले जो है, संबंधित तट ये है, इटली में एटना व विसुवियस ज्वालामुखी स्थित है। सबसे ज्यादा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटना ज्वालामुखी कहाँ है, इटली में। एटना इटली ऐसे कर लो। विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ है, ये भी इटली में है। अच्छा, ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि स्पेस एक्स ने हाल ही में किस देश के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया है, तो किस देश के, इटली के। किसने लॉन्च किया है, स्पेस एक्स ने। उसका प्रक्षेपण का नाम क्या है, फॉल्कन 9। तो यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट सुनिए, फॉल्कन 9 किस किस कंपनी का लॉन्चर उपग्रह है, तो स्पेस एक्स का है। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है, एलॉन मस्क की है। किसकी, एलॉन मस्क, जो विश्व के सबसे पैसे वाले हैं, और इनका संबंध यूएसए से है। कहाँ से, यूएसए से। ठीक है। अच्छा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की बात कर ले तो सीएमएस भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह जो है, इसको किससे लॉन्च किया गया था, एलवीएम
थर्ड से लॉन्च किया गया था। NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट है, इसको GSLV F-15 द्वारा लॉन्च किया गया था। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट किस लॉन्चर द्वारा लॉन्च किया गया था, तो GSLV F-15 के द्वारा लॉन्च किया गया था। निसार जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, इसको GSLV F-16 से लॉन्च किया था, F-16 से। स्पेडेक्स डंकिंग उपग्रह जो है PSLV C-60 से लॉन्च किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इसरो के हैं, ये भारत के उपग्रह हैं, तो ये अभी आप ध्यान रखना है कौन सा किससे लॉन्च किया गया था, ये ध्यान रखना। और CMS जो है ये सबसे भारी संचार उपग्रह है, ये आप ध्यान रखना भारत का। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इस लेक्चर को 1 से 2 बार अगर आप देख लेंगे तो ये आपकी करंट अफेयर वीकली वाली तैयार हो जाएगी। 4 लेक्चर महीने में आएंगे। अगर आपने एक भी 2 बार नहीं दे पाते कोई बात नहीं, अगर आप एक बार भी देख लेते हो और ये चारों लेक्चर देख लेते हो महीने के, और फिर जब मंथली वाला अपलोड करेंगे वो देख लेते हो, तो आपका पूरा जो है महीना कंप्लीट हो जाएगा। वो भी देखिए दोस्तों, मैं कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ, कोई भी करंट अफेयर जो भी सर पढ़ाते हैं वो पूरे पूरे 10 क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ विजुअल्स के साथ में। ठीक है, विंटर स्टॉर्म एज्रा का संबंध किससे है? दोस्तों हाल ही में एक बर्फीला तूफान आया संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है, उसको कहते हैं एज्रा। विंटर स्टॉर्म, विंटर मतलब समझ लो सर्दी से, स्टॉर्म मतलब ज्वालामुखी। एज्रा का संबंध किससे है? संयुक्त राज्य अमेरिका से है। ये बर्फीला तूफान है, इसमें एकदम से तूफान आता है, पूरी बर्फ जो है घेर लेती है जो भी है। संयुक्त राज्य में अगर बात करें जाए, संयुक्त राज्य अमेरिका में टोटल 50 प्रांत है। कितने? 50। और ये 50 प्रांत अपने आप में स्वतंत्र है। और जो है अपने जैसे भारत में जो राज्य हैं 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, वो स्वतंत्र नहीं है, वो सब एक है। ठीक है, अगला 2025 के प्रमुख चक्रवात उनके नामकरण की बात करें तो शक्ति का जो नामकरण है वो श्रीलंका ने दिया था। मो मोचा नहीं, मोथा नाम, मोथा, मोथा नाम जो है थाईलैंड ने दिया था। और और यहाँ पर ओमान ने नाम दिया है दितवा, दितवा दितवा चक्रवात, तो ये ओमान ने नाम दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनसी के नए अस्थायी सदस्य। आपसे पूछा जाएगा हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य बनाए गए हैं, तो उनका नाम है लातविया, कांगो, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया। लातविया, लाइबेरिया, कांगो, बहरीन, कोलंबिया। तो ये जो है देश 1 2 3 4 5 5 देशों को दोस्तों यहाँ पर अस्थायी सदस्य बनाया गया। कितना अस्थायी? हम सभी लोग जानते हैं जो यूएनओ है उसमें जो है एक संस्था है यूएनएससी, सबसे शक्तिशाली संस्था है। अच्छा, इसमें क्या होता है, टोटल 15 सदस्य होते हैं, इसमें से 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। अच्छा, 5 जो स्थायी सदस्य हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। यूएसए है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, चीन है और रूस है। तो यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, रूस, ये सब क्या है, ये स्थायी सदस्य हैं। इनके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर, वीटो पावर यहाँ पर ये होती है कि किसी भी जो है बिल पर अगर ये लोग इसमें 5 में से एक भी ना कर देगा, तो भले ही जो 190 से ज्यादा देश जो है वो इस पर हाँ करें तो भी वो बिल पास नहीं होता है। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की अगर बात करें तो 24 अक्टूबर 2000 सॉरी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए हम लोग 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। यहाँ ध्यान रखना, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं इस समय। कुल सदस्य की बात करें 193 सदस्य हैं। और नवीनतम सदस्य की बात करें दक्षिण सूडान है। दक्षिण सूडान जो है नवीनतम सदस्य है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ से ये वाला फैक्ट आप जरूर ध्यान रखना, अगर इसमें से भूल भी जाओगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपने कई तैयार हो गए। यूएनओ का लेटेस्ट सदस्य ध्यान रखना दक्षिण सूडान है। स्थायी 5 लोग हैं, P5 कंट्री इनको कहते हैं। और 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। ठीक है, नए सदस्य 5 शामिल हुए हैं। अच्छा, नेक्स्ट, भारत के पहले एआई क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। जो यूपी के एग्जाम देने वाले हैं वो खासकर ध्यान रखें, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। वैश्विक संदर्भ में मंत्री विश्व के प्रथम एआई मंत्री उमर सुल्तान अल उलामा, संयुक्त अरब अमीरात। स्थानीय जानकारी, मिटोनिक पार्क, उत्तर प्रदेश, खुर्जा है यहाँ पर, सुरमा नहीं, खुर्जा। ये भी ध्यान रखें, यूपी करंट अफेयर है, ध्यान रखना। मिटोनिक पार्क कहाँ है? खुर्जा, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और एआई, भारत के पहले एआई क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये भी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआईटीएम ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन का शुभारंभ शुभारंभकर्ता केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं। स्थान आईआईटी मद्रास चेन्नई है। उद्देश्य नवाचार और रिसर्च को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आईआईटीएम ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो स्थान जो है आईआईटी मद्रास चेन्नई में हुआ है। किसने किया, केंद्रीय मंत्री जो है डॉक्टर एस जयशंकर हैं। ठीक है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया बीच गेम्स। तो भैया खेलो इंडिया बीच गेम्स की बात करें 2026 की, तो इसका संस्करण ये दूसरा था। मेजबान जो है दीव था, घोघला बीच पर। शामिल 8 खेल जो है शामिल थे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये जो है हमारे करंट अफेयर हो जाते हैं, खेलो इंडिया बीच गेम्स। अब देखो खेलो इंडिया में कई गेम्स होते हैं। खेलो इंडिया गेम्स का एक महत्वपूर्ण अवलोकन मैं आपके लिए लाया हूँ। जैसे होता है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो खेलो इंडिया यूथ गेम का 7वां संस्करण बिहार में हुआ था, जिसमें प्रथम स्थान जो है महाराष्ट्र आया था। ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है दोस्तों। प्रथम स्थान महाराष्ट्र आया, उसका शुभंकर जयसिंह है। अच्छा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का 5वां संस्करण राजस्थान में हुआ था। अभी देखो हमने पीछे आपको राजस्थान में बताया था। प्रथम स्थान इसमें चंडीगढ़ था और इसका शुभंकर खंबा थड़ी था। अच्छा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसका 3rd संस्करण जो है दिल्ली में हुआ था। प्रथम स्थान इसमें हरियाणा था। इसका शुभंकर उज्ज्वला है। इसका शुभंकर क्या है, उज्ज्वला। खेलो इंडिया बीच गेम्स, देखिए इसका 1st संस्करण दीव में हुआ था और प्रथम स्थान इसमें मणिपुर आया था। इसका शुभंकर पर्ल है। अगर आपसे पूछा जाए खेलो इंडिया बीच गेम्स का प्रथम संस्करण कहाँ हुआ था, दीव में। दूसरा भी दीव में हुआ था। ये बीच गेम्स है, इसमें प्रथम स्थान मणिपुर है और इसमें मेजबान देश जो है ये दीव था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और खेलो इंडिया वाटर गेम्स भी है। 1st संस्करण डल झील जम्मू कश्मीर श्रीनगर में हुआ है, ध्यान देखिए। प्रथम स्थान इसमें मध्य प्रदेश आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका शुभंकर हिमालयन किंगफिशर है। क्या है, हिमालयन किंगफिशर इसका शुभंकर है। ये खेलो इंडिया गेम्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इस स्लाइड को आपसे कम से कम 1-2 बार आपको करना है याद। और हो सके तो आप नोट्स बनाइए दोस्तों। जब आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स में क्या होगा, जब आपके हाथ के लिखे नोट्स होंगे उनको रिवीजन करने में बहुत ही आसान होता है। साथ साथ में ये भी एक होता है, जैसे आपने लिखा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 7वां संस्करण बिहार में, प्रथम महाराष्ट्र, शुभंकर जयसिंह। जब आपने ये लिखा तो दिमाग आपका ऑब्जर्व करता रहा, सोचता रहा, लिखता रहा और वो आपके अवचेतन मन में पहुंच जाता है। जब भी आपको ऑप्शन आएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कहाँ हुआ, तो वो बिहार, तो तुरंत आपके आंसर आ जाएगा बिहार। ठीक है दोस्तों, ज्यादा चांसेस होते हैं कि इस तरीके से आपको याद हो जाए। तो ये खेलो इंडिया के लगभग 1 2 3 4 5 संस्करण यहाँ आपको मैंने दिए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ये याद ही होना चाहिए कौन इसमें प्रथम स्थान पर है, इसका शुभंकर क्या है और ये कहाँ आयोजन हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्त। अगला ये है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2026, ध्यान रखना 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को। हमारा राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम जो है पावा क्रिस्टेटस है। 1963 में ये घोषित हुआ था हमारा राष्ट्रीय पक्षी। पक्षियों का अध्ययन करते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जो है इसको पक्षियों का अध्ययन कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। पूछा जाता है कि भैया बताओ ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है, तो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। याद कैसे करेंगे पक्षियों का, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथो का मतलब उड़निथो, उड़निथो उड़ता कौन है, पक्षी उड़ता है। तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। नलबाला पक्षी अभ्यारण्य, नलबाना पक्षी अभ्यारण्य का संबंध है उड़ीसा से, चिल्का झील के किनारे है। तो नलबाला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, ये उड़ीसा में है। अन्य दिवस की बात करें, 4 जनवरी को हाल ही में अभी विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था। तो विश्व ब्रेल दिवस जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके लिए ये ब्रेल लिपि का जो है संबंध है। तो ब्रेल लिपि जो है जब खोजी गई थी 4 जनवरी को, इसीलिए उसमें क्या होता है उभरे हुए अक्षर होते हैं, वो लोग हाथ से टच करके पढ़ते हैं कि छोटा बड़ा ऐसे करके। ठीक है, तो ये विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी से संबंधित है। अच्छा, नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत में पहली बार चंदन तेंदुआ कहाँ देखा गया। देखिए भारत में अभी तक सिर्फ 2 बार जो है चंदन तेंदुआ देखा गया। चंदन तेंदुआ का मतलब होता है इसकी चंदन कलर की स्किन होती है। तो ये भारत में 2 बार देखा गया, दक्षिण भारत में ये पहली बार देखा गया है। और कहाँ देखा गया, ये कर्नाटक राज्य में देखा गया, कर्नाटक राज्य में। ऐतिहासिक संदर्भ में ध्यान बात कर रहे थे, हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य, ये भी कर्नाटक संबंधित है। हम्पी की राजधानी विजयनगर थी, ये ध्यान रखना। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। तो यानी रखना तुलु वंश का यहाँ पर शासक था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का तो नाम आपने सुना ही होगा। कृष्णदेव राय का संबंध तुलु वंश से है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात थी। तो राष्ट्रीय तथ्य, भारत का पहला तेंदुआ राज्य
राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दक्षिण भारत में पहली बार चंदन तेंदुआ कहाँ देखा गया है? तो दोस्तों भारत में अभी तक दो बार चंदन तेंदुआ देखा गया। चंदन तेंदुआ क्या होता है? इसका कलर जो है चंदन के जैसा होता है, लेकिन दक्षिण भारत में ये पहली बार देखा गया है। भारत में तो दो दो बार देखा जा चुका है, लेकिन दक्षिण भारत में पहली बार देखा गया है। भारत का पहला तेंदुआ जो है राज्य जो है राजस्थान, पाली में देखा गया था। राजस्थान राज्य नहीं, भारत का पहला तेंदुआ जो है देखा गया था किस राज्य में? राजस्थान में देखा गया भारत का पहला तेंदुआ। ठीक है, राजस्थान में। कौन सा तेंदुआ? चंदन तेंदुआ की बात हो रही है। चंदन, सिंपल नहीं, चंदन तेंदुआ, ध्यान देखिए। अच्छा, आपसे पूछा गया दक्षिण भारत में पहली बार कहाँ देखा गया? तो भैया ये कर्नाटक राज्य में देखा गया है। और कर्नाटक राज्य में भी ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान देखना, ये देखा गया है हम्पी। तो ध्यान रखना है, जो विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। और तुलु वंश यहीं से संबंधित है, जहाँ के शासक थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का संबंध, ध्यान रखना है, ये कर्नाटक से ही संबंधित है और ये तुलु वंश से संबंधित है। और कर्नाटक में देखा गया है चंदन तेंदुआ सेकंड टाइम, दक्षिण भारत का पहली बार। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी आपसे बहुत पूछी जाती है, तो ध्यान रखना हम्पी। नेक्स्ट है कलाई सेकंड हाइपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विकास और प्रौद्योगिकी, राज्य अरुणाचल प्रदेश। तो ध्यान रखना है, कलाई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ शुरुआत हो रहा है? ये अरुणाचल प्रदेश में। कलाई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, यहाँ से भैया लाइट बनेगी, आप समझ में जानते हैं। नदी कौन सी है? लोहित नदी, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसकी क्षमता होगी 1200 मेगावाट। व्हाइट बेलिड हेरोन, लुप्त प्राय पक्षी का आवास है यहाँ पर, वो व्हाइट बेलिड हेरोन। ध्यान देना, ये चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर व्हाइट बेलिड हेरोन पक्षी पाया जाता है, जो लुप्त प्राय पक्षी है, जो IUCN की बुक लिस्ट में सम्मिलित है। जैसे रेड डाटा बुक नहीं होती, उसी हिसाब से। तो ध्यान रखना, इसमें सम्मिलित है और ये लुप्त प्राय पक्षी है, बहुत कम बचे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बनाया गया, फिर भी बनाया गया है। तो ये राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में। कलाई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसीलिए चर्चा में है। तो व्हाइट बेलिड हेरोन जो पक्षी है, यहाँ पर लुप्त प्राय है और यहाँ पर बनाया गया है, लोहित नदी पर बनाया गया। ठीक है, संबंधित अगर बात करें कि भूपेन हजारिका पुल जो है इसी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? लोहित नदी पर, जो 9.15 किलोमीटर है, इस नदी पर बना हुआ है, जो भारत पर निर्मित सबसे बड़ा पुल है। ये भी ध्यान रखना, भारत में सबसे बड़ा निर्मित पुल है भूपेन हजारिका पुल, जिसको ढोला सादिया पुल भी कहते हैं, ढोला सादिया पुल। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट। सुरक्षा विकास और नेटवर्किंग राष्ट्रीय फोकस, एकीकृत सुरक्षा हब अंडमान एंड निकोबार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया। अब ध्यान देने वाली बात ये है, एकीकृत सुरक्षा हब जो है कहाँ लॉन्च किया गया? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। किसने लॉन्च किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। वो लॉन्च इसलिए किया है क्योंकि म्यांमार एक देश है, और म्यांमार का एक जो द्वीप है वो है कोको द्वीप, और कोको द्वीप से ही हमारे द्वीप जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो कोको द्वीप म्यांमार ने चीन को दे दिया। अब चीन यहाँ पर रहकर भारत पर निगरानी कर रहा है। तो इसीलिए हमको यहाँ पर मजबूत होना है। जब हमको यहाँ पर मजबूत होना है, तो हमने यहाँ पर एकीकृत सुरक्षा हब अंडमान और निकोबार में स्थापित कर दिया है। इसका मतलब ये है, एकीकृत का मतलब ये है कि जो हमारी आर्मी है, स्थल आर्मी, और जो हमारी जल आर्मी, और जो हमारी वायु आर्मी, यानी कि तीनों सेनाओं का हमने यहाँ पर कमांडेंट बना दिया है, जो ऑफिस है बना दिया गया, और यहाँ पर तैनात कर दी है टुकड़ी। तो यहाँ पर हमने एकीकृत सुरक्षा हब, और इसमें जो भी सुधार हो सकता है वो किया जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एकीकृत सुरक्षा हब अंडमान और निकोबार में स्थापित किया। किसने? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। अच्छा, मूसी रिवर फ्रंट तेलंगाना, मूसी रिवर कहाँ है? ये तेलंगाना में है, ध्यान रखना, फ्रंट में तेलंगाना में ADB के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। तो मूसी रिवर फ्रंट जो है ये कहाँ सब है? तेलंगाना में। किसके सहयोग से? ADB का मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसके सहयोग से ये किया जा रहा है, मूसी रिवर फ्रंट जो है। सेना का संकल्प, भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग और डेटा सॉलिडिटी वर्ष घोषित किया गया। तो ये भी ध्यान रखना है कि भारतीय सेना ने 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो ध्यान रखना है, नेटवर्किंग और डेटा सॉलिडिटी वर्ष घोषित किया है। नेटवर्किंग और डेटा सॉलिडिटी वर्ष घोषित किया है भारतीय सेना ने। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं 7 जनवरी 2026 की करंट अफेयर
जो है ये आप सभी लोग जानते हैं कि जो डेली करंट अफेयर की जो क्लासेस कुमार गौरव सर की होती हैं फूल पत्ती वाली, वो हम लोग यहाँ पर वीकली में देखते हैं। यानी कि हम डेली क्लास नहीं लाएंगे आपके लिए, हम हम आपके लिए लाएंगे वीकली, यानी कि 7 डेज में एक दिन की, एक में लाएंगे। लगभग 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी, 1.5 घंटे की। और जो 1.5 घंटे की जो डेली क्लास है वो सिर्फ 7 दिन में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब 7 दिन की क्लास सिर्फ 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी, जो एक दिन की 1.5 घंटे की क्लास होती है, ये समझ लीजिए, और बिल्कुल विजुअल्स के साथ में। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और हम थैंक्स टू गौरव सर भी कर रहे हैं, क्योंकि हम वहां से कंटेंट लेते हैं, उनसे पढ़ते हैं, और वो कंटेंट मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर दिया है, जिससे कि आप जो है पढ़ पाएं और अपनी चीजों को समझ पाएं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि भारत ने चीन के व्यापारियों के लिए EB4 वीजा लॉन्च किया है। EB4 वीजा आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताओ EB4 वीजा भारत ने किस देश के लिए लॉन्च किया है, तो चीन के लिए। ध्यान ध्यान रखना, ये चीन का राइट आंसर होगा। भारत ने चीन के व्यापारियों के लिए EB4 वीजा लॉन्च किया है। तो इसकी वैलिडिटी बात करें तो ये 6 महीने तक जो है भारत में रहने की आजादी देता है EB4। वो भी ई मतलब इलेक्ट्रॉन 20 बिजनेस हो जाएगा, यानी कि जो बिजनेस वीजा है, ये ध्यान रखना, अनुमति मिलती है 6 महीने के लिए चीन के व्यापारियों के लिए। ठीक है, व्यापारियों के लिए, इसलिए यहाँ पर बी है। अच्छा, चीन की राजधानी की अगर बात करें तो चीन की राजधानी आप सब लोग जानते हैं बीजिंग है। मुद्रा रेनमिनबी और युआन। कई बार युआन ऑप्शन में नहीं मिलता, रेनमिनबी मिलता है, तो रेनमिनबी भी ध्यान रखना है, युआन मुद्रा एक ही बात है, ये चीन की मुद्रा है। ठीक है, EB4 वीजा किसके लिए लॉन्च हुआ? चीन के व्यापारियों के लिए। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है। अभी हमने पीछे पढ़ा भी था, गिरफ्तार किया है। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ध्यान रखना है, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व रिजॉल्व ऑप्शन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया था अमेरिका के राष्ट्रपति ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए। और वो क्यों किया है? क्योंकि वो कई रीजन हो सकते हैं, उन्होंने अपना कुछ और रीजन बताया है। उन्होंने बताया है कि ये हमारे यहाँ पर ड्रग्स जो है ड्रग्स डीलिंग करते थे, और भी मामला है। लेकिन मामला जो है विश्व जानता है कि मामला है विश्व जो विश्व भर में वेनेजुएला जो है तेल के मामले में, भंडारण के मामले में प्रथम स्थान पर है, और वही जो है संकट है, क्योंकि वेनेजुएला तेल जो है रूस और चाइना को कम कीमतों में देता है और अमेरिका को देता नहीं है। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो है, इनका नाम है निकोलस मादुरे। निकोलस मादुरे को गिरफ्तार कर लिया गया, और इनको जो मुकदमा है वो न्यूयॉर्क में फेडरल कोर्ट द्वारा चलाया जा रहा है। इनको वहां फेडरल कोर्ट में ले गया। भारत में और विश्व के प्रमुख ऑपरेशन की बात करें तो भैया भारत ने विश्व में प्रमुख ऑपरेशन क्या क्या चलाया? जैसे ऑपरेशन बंधु। तो ऑपरेशन बंधु भारत ने श्रीलंका में चलाया था। ऑपरेशन बंधु नहीं, ऑपरेशन सागर बंधु करिए। ऑपरेशन सागर सागर बंधु ऑपरेशन सागर बंधु ये श्रीलंका में चलाया था। ठीक है। ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय इजराइल, अजय इजराइल, रे रे करके आ रहा है, तो आप ध्यान रखना, ऑपरेशन अजय इजराइल। ऑपरेशन थंडर, थंडर चलाया था इंटरपोल ने, इंटरपोल ने चलाया था, ध्यान रखना है, ड्रग्स वगैरह तस्करी को रोकने के लिए, ऑपरेशन थंडर। अच्छा, ऑपरेशन ब्रोमा नहीं है, यहाँ पर कुछ और है मिस्टेक, ऑपरेशन रोजिंग लॉयन। तो ध्यान रखना, सेजिंग नहीं, रोजिंग, रोजिंग लायन, ऑपरेशन रोजिंग लॉयन। रोजिंग मतलब धाड़ना वाला। रोजिंग लायन इजराइल ने ईरान पर जब आक्रमण किया तभी चलाया था। ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु हमने ईरान में फंसे लोगों के लिए चलाया था भारत ने, ऑपरेशन सिंधु। अच्छा, म्यांमार में ऑप्शन कौन सा ऑपरेशन चलाया था भारत ने, वो आप हमें कमेंट में बताएं। ठीक है। नेक्स्ट, सीएजी ने राज्य वित्त 2023-24 रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया है। सीएजी ने राज्य वित्त, ध्यान रखना यहाँ पर बात ये है, राज्य वित्त 2023-24 की रिपोर्ट को जो है दूसरा संस्करण जारी किया है सीएजी ने। अच्छा, जो रिपोर्ट है वो सीएजी ही जारी करता है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो आपसे पूछा जाएगा राज्य वित्त 2023-24 का रिपोर्ट का दूसरा संस्करण किसने लॉन्च किया? तो राइट आंसर है सीएजी, ध्यान रखना है। कंट्रोल ऑडिटर लाइन जनरल कहते हैं सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये देखो लिखा भी है यहाँ पर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और इसका संवैधानिक प्रावधान ये है कि भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक आता है। कार्यकाल 6 वर्ष का है, काफी लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, 5 वर्ष लगा देते हैं, और 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले पूरा हो जाए, जो पहले पूरा हो। तो मैंने यहाँ पर आपको सीएजी बताया, मोस्ट इंपोर्टेंट जो पद है यहाँ पर सीएजी, ध्यान रखना है। ये राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। इसको अगर हटाना हो तो क्या करना है? तो भैया इसको संसद द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, संसद द्वारा।
संसद द्वारा जो है हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 148 से 151 है। महत्वपूर्ण ये है कि 6 वर्ष का कार्यकाल होता है या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। अच्छा, इसने रिपोर्ट जो है अभी जारी की है, राज्य वित्त जो है 23-24 रिपोर्ट का दूसरा संस्करण इन्होंने जारी किया। इसमें क्या बताया इन्होंने? इन्होंने कहा जो 83% रुपया जो राज्य को मिलता है केंद्र के द्वारा जो राज्य को मिलता है 83% रुपया, वो राजस्व व्यय में जाता है, जैसे सैलरी और पेंशन में जाता है और ब्याज भुगतान में। यानी कि मान लो अगर 100 रुपए राज्य को मिले हैं तो 83 रुपीज, 100 रुपीज मिले हैं, जिसमें से 83 रुपीज सिर्फ सैलरी और पेंशन और ब्याज में जा रहा है। यानी कि कुछ उसका कुछ बन नहीं रहा, ना तो उसमें कोई बिल्डिंग बन रही है, ना तो कोई उसमें हॉस्पिटल बन रहा है, ना तो कोई उसका स्कूल बन रहा है। सिर्फ 17% रुपया ऐसा है जो पूंजीगत व्यय हो रहा है। पूंजीगत मतलब आधारभूत संरचना बन रही है, जैसे हॉस्पिटल बन रहा है, डैम बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। तो इस तरीके की चीजें जो है वो आधारभूत संरचना, वो सिर्फ 17% है, जबकि होना ये चाहिए 17% को ऊपर होना चाहिए, 83% को नीचे होना चाहिए। हमारे यहाँ सिर्फ सैलरी, पेंशन और ब्याज में ही रुपया जा रहा है सबसे ज्यादा। ये सबसे जो है खराब बात है, ठीक है, राज्य के लिए। अच्छा, असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद, ध्यान देना, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने संकरशाला का उद्घाटन किया। तो ध्यान रखना है, संकरशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुवाहाटी में किया गया है, जो असम में स्थित है। अच्छा, लक्ष्य इसमें यह है कि 4 से 14 साल के बच्चों को संस्कार सिखाने हैं, क्योंकि संस्कार सिखाने की उम्र यही है कि 4 से 14 साल के बाद। 4 से पहले सिखाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो बोल नहीं पाते। 14 साल के बाद बोल तो लेते, लेकिन वो सुनते नहीं है, तो बीच का मार्ग चुना जाता है। इसीलिए इनको संस्कार डाले जाएं, इसीलिए संस्कार शाला स्थापित की है असम असम में, गुवाहाटी के असम में, जो वहां के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक है। असम की अन्य बात करें, असम ने अपना खुद का, ध्यान दें, असम ने अपना खुद का उपग्रह लॉन्च कर दिया। भैया ये एक ही राज्य ऐसा है भारत में जिसने अपने खुद का उपग्रह लॉन्च किया। अंबुबाची मेला अगर बात करें तो अंबुबाची मेला जो है असम में आयोजित होता है। कहाँ आयोजित है? असम में। अच्छा, नुमालीगढ़, मैंने पीछे क्वेश्चन भी पूछा गया था, नुमालीगढ़ जो है देश की 27वीं नवरत्न कंपनी बनी है। नुमालीगढ़ का संबंध असम से है। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, ध्यान रखना, ये भी एक क्वेश्चन ध्यान रखना, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर आईआईटी पटना में स्थापित किया गया है, क्योंकि कंप्यूटर से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। 8वां वेतन आयोग बनाने वाला प्रथम राज्य भी असम बना है। ये भी हमने पीछे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पढ़ाया। 8वें वेतन आयोग का गठन किसने किया है? वो असम ने किया है। वो पहला ऐसा राज्य है जिसने 8वें वेतन आयोग का गठन किया। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान ने तक्षशिला में कुषाण युग के सिक्के और जवाहराती पत्थर, यानी कि पत्थर मिले हैं, यानी कि कुषाण युग के पत्थर मिले हैं। कहां पर? तक्षशिला में। तक्षशिला कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। अच्छा, तक्षशिला की अब आपसे राजधानी पूछ जाए तो ये गंधार राजधानी होती थी। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि तक्षशिला के तक्षशिला में कुषाण युग के सिक्के और जवाहराती पत्थर मिले हैं, तो ये कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है दोस्तों। कुषाण वंश की बात करें अगर, इसके संस्थापक की मोस्ट इंपोर्टेंट है कुजल कुडफिसिस। कुजल कडफिसिस इसके संस्थापक थे, और ये यूची जनजाति से आते थे। कौन? कुषाण लोग। कुषाण ये जनजाति थी, कौन सी जनजाति? यूची जनजाति। क्वेश्चन पूछा गया है। मुख्य योगदान क्या है? इन्होंने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे, सर्वाधिक सोने के सिक्के। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, अतिरिक्त मैं बता रहा हूँ, जो यूपी के एग्जाम आ रहे हैं, पार्वती अर्गा पक्षी वर्ण। पार्वती अर्गा पक्षी वर्ण कहाँ है? गोंडा यूपी में है। ठीक है। नेक्स्ट, दिल्ली ने उधार और कैश फ्लो प्रबंधन के लिए आरबीआई के साथ समझौता किया है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उधार और कैश फ्लो प्रबंधन के लिए आरबीआई के साथ में किस यूटी या राज्य ने समझौता किया है? तो राइट आंसर यहाँ पर दिल्ली हो जाएगा। न्यूनतम आरक्षित आरक्षित प्रणाली, ध्यान रखना, 1957 में लागू हुई थी। ये आरबीआई लागू करती है। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली क्या होती है कि कोई भी बैंक को 200 करोड़ की संपत्ति रखना आवश्यक होता है, जिसमें से 115 करोड़ का गोल्ड रखेंगे और 85 करोड़ की विदेशी मुद्रा भंडार रखेंगे। तो ये आरबीआई संबंधित है। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली का संबंध किससे? आरबीआई से। अच्छा, फेमा क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है, जो 1999 में आया था, और ये भी आरबीआई ही रेगुलेट करता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी आरबीआई ही रेगुलेट करता है। इसको फेमा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भुगतान नियामक बोर्ड, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक है, ध्यान रखना, इसलिए पहला इंपॉर्टेंट है। पहली बैठक मुंबई में हुई। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक कहाँ हुई? तो मुंबई में हुई थी। अच्छा, इसका गठन जो है आरबीआई द्वारा 2025 में ही किया गया था। आरबीआई के प्रमुख जो है संजय मल्होत्रा है। कौन है? संयम नहीं, संजय।
संजय मल्होत्रा ये 26वें गवर्नर हैं आरबीआई के। मुंबई में अन्य आयोजन ग्लोबल फिनटेक समिट। तो ग्लोबल फिनटेक समिट कहाँ हुआ है? ये भी मुंबई में हुआ है। पहला वेब शिखर सम्मेलन ये भी कहाँ हुआ है? ये भी मुंबई में हुआ है, पहला वेब शिखर सम्मेलन। और पहला भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक कहाँ हुई? वो मुंबई में। ग्लोबल फिनटेक समिट मुंबई, ठीक है। आतिका मीर, ध्यान रखना, आर्तिका बी आई ए अमीर यूएई, यूएई कटिंग चैंपियनशिप में टॉप 5 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय रेसर बनी है। तो ये भैया ये रेसर हैं आतिका मीर। ध्यान रखना, आतिका मीर का संबंध श्रीनगर जम्मू कश्मीर से है और ये मात्र 9 वर्ष की आयु में है। अभी तक कोई भी महिला टॉप 5 में जगह नहीं बना पाई है, इन्होंने पहली बार में ही टॉप 5 में जगह बनाई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अगली बात है, प्रसिद्ध बिलियर्ड्स खिलाड़ी मनोज कोठारी का निधन हो गया है। ध्यान रखना है, ये प्रसिद्ध बिलियर्ड्स खिलाड़ी मनोज कोठारी का निधन हो गया। 1990 में विश्व बिलियर्ड्स खिताब इन्होंने जीता था, ठीक है। और क्यू, एक क्यू शब्द होता है, तो क्यू शब्द का संबंध ध्यान रखना। क्यू शब्द का संबंध जो है बिलियर्ड्स खेल से होता है। जैसे संबंधित खिलाड़ी जैसे पंकज अडवाणी, आज भारत वर्तमान में पंकज अडवाणी विश्व बिलियर्ड विजेता है। पंकज अडवाणी, इनका संबंध भी बिलियर्ड्स से है, ठीक है, बिलियर्ड्स से खेल होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना है, प्रसिद्ध बिलियर्ड्स खिलाड़ी मनोज कोठारी का निधन हो गया है। तो ऐसे पूछा जाएगा आपसे मनोज कोठारी का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना बिलियर्ड्स से है, ठीक है दोस्तों। आप, उम्मीद है आप सभी लोगों को मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी। आप सभी लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अपडेट आपको हाईवे क्लासेस चैनल पर मिलती रहेगी दोस्तों।